ऑलराइट, चलिए लास्ट जितना भी हमने सक्सेशन किया था, कुछ इंट्रो कराया था मैंने, वहाँ तक क्लियर हो? देखिए पर्पस ये है आज की दो क्लास एक साथ करने का, स्पेशली जो बच्चे राजस्थान टारगेट कर रहे हैं, कि आप लोग सक्सेशन ढंग से करके आ सको। हिंदू लॉ का मेजर पोर्शन होता है मैरिज, डिवोर्स और स्कूल्स, ये सब हम ये कर चुके हैं, उसको अब लास्ट में अब एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। सक्सेशन छूट जाता ना तो काफ़ी सारी जगहों पर आपको लग जाता कि ये क्या है, तो अभी ये ना राजस्थान की वजह से इसको क्लियर कर लेता है। एक छोटा सा रिकैप हमें लेना पड़ेगा सक्सेशन का। रीज़न ये है कि आगे बढ़ने से पहले ना पुरानी वाली मेमोरी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट तथागत पारुल, अब थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि क्या समझा था हमने लास्ट ये देखा था कि जॉइंट फैमिली और कोपाल्सनर का फर्क समझ लिया था। पहले हम जॉइंट फैमिली देखते हैं। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम देखो, प्रॉपरली जॉइंट फैमिली विद कलता एंड ऑल, ये सब हम राजस्थान से फ्री होके करेंगे, और आई एम होपिंग कि संडे कर लेंगे, संडे वाली क्लास में। तो अभी फिलहाल आपको जितना सक्सेशन के लिए जॉइंट फैमिली और कलता वगैरह जानना जरूरी है, बस यहाँ पे इतना ही जान लेते हैं। बाकी जो बचेगा हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो जैसे अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम, अगर हम जॉइंट फैमिली पे आए, ठीक है, अगर हम जॉइंट फैमिली पर आए तो हमने क्या पढ़ा था? देखो ये जॉइंट फैमिली, कोपाल्सनर, ये सब पढ़ने का सीधा सीधा हमारा एम ये है कि हमको पता चल जाए कि शेयर्स का डिवीजन कैसे होता है, कोई भी पर्टिकुलर शेयर किसी के पास कैसे जा रहा है। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने पहले तो एक चीज पढ़ी थी कि मिताक्षरा के हिसाब से होता है, जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो भी मिताक्षरा के हिसाब से बना हुआ है। अब मिताक्षरा के हिसाब से क्या है? सर्वाइवलशिप और सक्सेशन दोनों ही चीजें हैं। अब सर्वाइवलशिप और सक्सेशन दोनों ही हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि समवेयर हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं पहले जॉइंट फैमिली। मान लीजिए कि ग्रैंडफादर है, ठीक है, और ग्रैंडफादर के ये क्या हो रहा है? अब ये ज्यादा पतला हो गया, आपको सही नहीं दिखेगा। मान लीजिए ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और ग्रैंडफादर के बच्चे हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सन लिखूंगी, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डॉटर, अब तो 2005 के बाद से डॉटर्स भी इंक्लूड है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। मान लीजिए इनके बल्कि ये तो हमारे पिताजी करके ही कर लेते हैं, ये फादर हुए और एक अंकल हुए, ठीक है। अब फादर के दो बच्चे हैं, अब इनकी वाइफ भी हैं और इनकी वाइफ भी हैं। अब फादर के दो बच्चे हैं और अंकल के मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक। अब यहाँ पे इनका ग्रैंडसन इनका हुआ, यानी इनका एक बेटा है और प्लस इनकी एक वाइफ है, डॉटर इन लॉ हो गई। अब यहाँ पे इनको भी एक बेटा है प्लस डॉटर इन लॉ 2 हो गई। तो ये एक फैमिली है। फैमिली मतलब ग्रैंडफादर के बेसिकली दो बच्चे, एक फादर हो गए और एक अंकल हो गए, एक फादर की वाइफ हो गई और एक ग्रैंडफादर अंकल की वाइफ हो गई, ठीक है। अब फादर के दो बच्चे हैं, एक सन है और एक सन 2 है। अंकल के दो बच्चे हैं, सन 3 और डॉटर 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो सन 1 है उनका भी एक बेटा है और एक वाइफ है, डॉटर इन लॉ। और यहाँ पे क्या है? सन 2 है जो कि छोटे हैं और मान लीजिए माइनर भी हैं। अब यहाँ पे इनके अंकल के बेटे हैं जो कि सन 3 हैं और एक इनकी वाइफ है और एक इनकी डॉटर है। ये एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। ये पूरा जो है, ये वाला हिसाब और ये वाला हिसाब, ये पूरे सभी लोग जॉइंट फैमिली में। अगर आपसे अब ये कोई कहे कि एक जॉइंट फैमिली को सर्कल करिए, इसमें कौन है जॉइंट फैमिली, तो अगर आपको जॉइंट फैमिली को सर्कल करना पड़ेगा तो ये पूरे ही लोग जॉइंट फैमिली हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली कैसे बन रही है? बाय बर्थ या फिर अडॉप्शन और बाय मैरिज भी। बाय मैरिज भी बन रही है। तो ग्रैंडफादर, ये फादर और अंकल ने तो यहाँ पे जन्म लिया था, इसीलिए हिस्सा है। ये सन 1, सन 2, सन 3 और डॉटर 1, इन्होंने भी यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए इस परिवार का हिस्सा है। और ग्रैंडसन 1 और ग्रैंडसन 2 ने भी जन्म लिया है, इसीलिए ये भी हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है। लेकिन ये जो वाइफ है फादर की, और ये सन की वाइफ है, और ये अंकल की वाइफ है, और ये वाली डॉटर इन लॉ है, तो ये लोग बाय मैरिज इसका हिस्सा बने हैं। तो जॉइंट फैमिली का हिस्सा
आप बाय बर्थ और बाय मैरिज दोनों बन सकते हैं। और अगर इनमें से कोई बच्चा अडॉप्टेड भी है ना, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अडॉप्टेड सन को जब हमने अडॉप्शन इसीलिए पहले किया था कि आप ये समझ गए थे कि अडॉप्टेड सन के भी सेम राइट्स हैं जैसे मान लीजिए नेचुरल बायोलॉजिकल उसी परिवार में जन्मे हुए बच्चे के थे। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ तक ये क्लियर है। ये हो गया जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जो सर्वाइवरशिप होती थी ना पहले, तो उसमें पता है क्या होता था कि अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, पूरे जॉइंट फैमिली में सर्वाइवर्स काउंट होंगे कि इनके बाद कौन बच गए हैं जिंदा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ग्रैंडफादर की डेथ के बाद इस जॉइंट फैमिली में 12 लोग बचे हैं, तो सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा 1/12। तो ये थी सर्वाइवरशिप कि हर एक इंडिविजुअल को गिना जाता था, पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ये वर्ड जब हम आगे के सेक्शन करेंगे ना सक्सेशन में, तो ये बार बार आएंगे, इसीलिए रिकैप है। तो एक एक इंसान को काउंट करके उसको शेयर देना, तो यहां सर्वाइवरशिप में यहाँ पे सर्वाइवरशिप में क्या हो रहा है कि पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक एक इंसान को इंडिविजुअल गिना जाता है और उसको शेयर्स दिए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें 12 लोग बैठ रहे हैं इस परिवार में। तो ग्रैंडफादर की डेथ के बाद सभी को इक्वल हिस्सा मिलेगा। अगर ग्रैंडफादर अपने पीछे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं तो 1 करोड़ के 12 हिस्से होंगे, ठीक है, और वो 12 हिस्से इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये है पर कैपिटा। वर्ड समझ आ रहा है आपको? पर कैपिटा, ये याद रखना, जो कि सर्वाइवरशिप से निकल कर आया है। अब यहां तक अब हम समझ गए हैं, और अब हम इन सबको दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रेज कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्वाइवरशिप या फिर जॉइंट फैमिली का हिसाब। अब हमें प्रोपोर्शनल में समझना है। अब अब ये चीज तो रही नहीं, अब ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है आजकल। अब क्या है? सक्सेशन चल रहा है। अब सर्वाइवरशिप नहीं चल रही है, अब बात होती है सक्सेशन से। तो सर्वाइवरशिप समझ आई। अब हम देखेंगे सक्सेशन में क्या होता है। सक्सेशन में क्या होगा ना कि ग्रैंडफादर की डेथ के बाद पर कैपिटा, यानी एक एक इंडिविजुअल को ना जाके बाय स्ट्राइप, या फिर एक तरीके से समझें तो आप एक तरीके से इनको एक ब्रांच मान लिया जाता है और इनको वो होता है पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रैंडफादर की डेथ के बाद ग्रैंडफादर के बच्चे कितने हैं? एक फादर हैं और एक अंकल हैं, 2 लोग हैं, तो इनको एक ब्रांच मान लेंगे। फादर से ही तो हैं, वाइफ भी उनकी, उनके बच्चे, उनकी डॉटर इन लॉ, उनका ग्रैंडसन, तो ये सब फादर की वजह से है ना। तो इनको एक ब्रांच मान लिया और इनको एक ब्रांच मान लिया। सक्सेशन में क्या होगा कि इन 2 लोगों में जाएगी बस प्रॉपर्टी जो इन्होंने जन्म दिया है, इनके बच्चे हैं, इन 2 लोगों में जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा पर कैपिटा की तरह कि लोग गिने जाएंगे। अब अगर ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं ना अपने पीछे, तो 10 करोड़ के 12 हिस्से नहीं होंगे, वो सर्वाइवरशिप में हो रहा था। सक्सेशन में उस 10 करोड़ के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा यहां जाएगा और एक हिस्सा यहां जाएगा। अब जो ये आधा हिस्सा आया, मान लीजिए 5 करोड़ आए, तो वो 5 करोड़ इन सभी में इक्वली बटेंगे। ऐसा नहीं है फादर ज्यादा ले लेंगे, उनकी वाइफ ज्यादा, बच्चों को कम, नहीं। इनको आधा ग्रैंडफादर से इनको इस तरीके से पर स्ट्राइप मिला है। तो ये जो पर स्ट्राइप मिला है ना, तो ये इस हिसाब से मिला होता है कि इन सब का इक्वल शेयर है। इसको कहते हैं पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पर कैपिटा नहीं है, सक्सेशन में पर स्ट्राइप होता है। अब आ जाते हैं कोपार्सनरी क्या है। कोपार्सनर समझते हैं। इसमें क्या होगा, एक बात बताइए, हमने जॉइंट फैमिली में समझा था बाय बर्थ, बाय अडॉप्शन और बाय मैरिज। इसमें आप देखेंगे कि इधर बाय बर्थ, ठीक है, और बाय अडॉप्शन, ठीक है, या तो बाय बर्थ या फिर बाय अडॉप्शन।
अब बाय बर्थ कौन कौन है, किसने जन्म लिया है, तो वो कोपाल्सनर होंगे। जॉइंट फैमिली में तो ये सारे ही आते हैं, लेकिन ये सारे लोग कोपाल्सनर नहीं हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये सारे लोग जॉइंट फैमिली का हिस्सा तो है, लेकिन ये कोपाल्सनर नहीं। कोपाल्सनर कौन है? तो जन्म से किसका रिश्ता है? फादर का। बाय बर्थ ग्रैंडफादर से देखा जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उससे देखा जाएगा। तो बाय बर्थ किसका रिश्ता है? फादर का है। ठीक है, अंकल का है। क्या फादर की वाइफ बाय बर्थ या बाय अडॉप्शन है? नहीं, ये तो बाय मैरिज है, शादी करके आई हैं तभी तो इस परिवार का हिस्सा बनी है। अंकल की वाइफ भी शादी कर आई है तभी तो इस परिवार का हिस्सा बनी है, ये भी बाय बर्थ नहीं है। तो इन दोनों को कोपाल्सनर नहीं माना जाएगा। अब फादर से ही जन्म लिया है दोनों बेटों ने, तो ये भी कोपाल्सनर है। लेकिन क्या डॉटर इन लोग कोपाल्सनर होंगी? नहीं, इनका रिश्ता तो बाय मैरिज जुड़ा है ना, बाय बर्थ या बाय अडॉप्शन तो नहीं जुड़ा। अब ये जो ग्रैंडसन है, ये इन्होंने भी जन्म लिया है, तो ये भी कोपाल्सनर है। अब यहाँ पर आ जाता है डॉटर इन लॉ जो है वो तो बाय मैरिज आई है, बाय बर्थ नहीं है। तो सन इन्होंने जन्म लिया है, ये जो डॉटर है इन्होंने जन्म लिया है, और ये ग्रैंडसन है इन्होंने जन्म लिया है। 2005 से पहले जब बिल्कुल रिजिड ओल्ड हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से चला जाता था तो डॉटर को कोपाल्सनर नहीं माना जाता था। लेकिन अब 2005 के अमेंडमेंट, क्योंकि जब देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था ना, तो वो पूरी तरीके से रिजिडली मिताक्षरा के हिसाब से बना था। अब मिताक्षरा में डॉटर का हिस्सा नहीं था, तो जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो उसमें भी डॉटर को कोपाल्सनर नहीं माना गया। लेकिन जब वहां पे 2005 वाला अमेंडमेंट आया तो वहां मैंने आपको समझाया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू इक्वालिटी, इन सब के हिसाब से उसमें चेंजेस आए, और डॉटर आज के जमाने में आफ्टर 2005 तो ये कोपाल्सनर है। तो आप देख रहे हैं इन ग्रैंडफादर के लिए कौन कौन लोग कोपाल्सनर हैं? जो ग्रैंडफादर से बाय बर्थ या बाय अडॉप्शन जुड़े हैं, ये हो गई कोपाल्सनरी। तो जॉइंट फैमिली और कोपाल्सनर में फर्क होता है। अब हम ये वाली जो बात कर रहे हैं डॉटर वाली के इनको हिस्सा दे दिया गया, पहले नहीं थी कोपाल्सनर अब है, ये बातें हैं सेक्शन 6 में। तो अब हम डायरेक्ट से सेक्शन 6 पढ़ते हैं पहले। तो क्या कह रहा है आपका सेक्शन 6? डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपाल्सनर प्रॉपर्टी। अब कैसे कैसे प्रॉपर्टी जाएगी कोपाल्सनर प्रॉपर्टी के अंदर? तो सबसे पहले हम आपको एक चीज समझने वाली बात है कि अब अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 के बाद की बात हो रही है। इससे पहले डॉटर को कोपाल्सनर नहीं माना जाता था, लेकिन फिर हमारे पास हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 आया कि जहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर मिताक्षरा लॉ के हिसाब से जो लोग गवर्न होते हैं, अब डॉटर भी कोपाल्सनर हैं। ठीक है, क्या है? अब डॉटर भी कोपाल्सनर हैं। देखिए कैसे, अब कैसे वो कोपाल्सनर बनते हैं? देखो कोपाल्सनरी राइट बाय बर्थ मिलते हैं। अब अगर उन्होंने उस परिवार में जन्म ले लिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे फादर और अंकल के साथ साथ ग्रैंडफादर की एक डॉटर भी होती, तो ये बाय बर्थ जुड़ी है ग्रैंडफादर से, तो ये भी कोपाल्सनर है। और अंकल के जिस तरह सन है वो कोपाल्सनर है, तो अंकल से ही बाय बर्थ अंकल की डॉटर जुड़ी है, वो भी कोपाल्सनर है। तो ये सेक्शन 6 ये ही कह रहा है कि बाय बर्थ ये है कि वो कोपाल्सनर बन जाती हैं, उनके राइट्स बिल्कुल सेम होते हैं जैसे बेटे के होते हैं। कहने का मतलब क्या है? अब जब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और वो पूरा मतलब इसको पर स्ट्राइप जा रहा था, इसको एक ब्रांच मान रहे थे, इसको एक ब्रांच मान रहे थे। अब अगर जैसे सेक्शन 6 बात करता है, अब अगर ग्रैंडफादर की डॉटर भी होती तो ये 2 हो गए, तो इसको 3 समझा जाता। फिर आगे अगर डॉटर के सन है या डॉटर 1 है तो ये एक ब्रांच की तरह ट्रीट होती। ठीक है, जैसे सेम राइट सन के हैं, ये ग्रैंडफादर के सन 1 है, ये ग्रैंडफादर के दूसरे बेटे हैं, तो उसी तरह सेम राइट ग्रैंडफादर की डॉटर के भी होते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फादर और अंकल के हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है सेम मैनर में जैसे कि राइट्स बेटे को दिए हुए हैं। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि उनका कोपाल्सनरी प्रॉपर्टी में ऐसा ही हिस्सा है जैसे अगर वो पुत्र होती तो होता। मान लो यहाँ पे अगर ये डॉटर ना होके एक और अंकल ही होती, तो जैसे इनका हिस्सा होता ना प्रॉपर्टी में,
अब डॉटर होने के बाद भी इनका हिस्सा वैसे ही होगा। अगर ये डॉटर ना हो के अंकल 2 होते तो वही कह रहे हैं कि अब ना डॉटर हो या अंकल 2 हो, इसमें कोई फर्क बचा नहीं है। अगर ये बेटा होती इनको अब ऐसे ही सेम राइट मिलेंगे जैसे इनको अगर ये लड़का होती तो तब मिलते। यही मानकर चला जाता है, इतनी ही इक्वालिटी दी है, इसीलिए एक्ट के वर्ड्स कुछ इस तरह हैं। ठीक है। दूसरा कि अब सिर्फ राइट्स की बात नहीं है, आपको पता है, देखिए ये तो हम उसके बाद जब पूरा कर्ता जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्कस करेंगे तब करेंगे। जो पुत्र होते हैं उनको आपने एंशिएंट टाइम से ही सुना होगा कि यही होता है कि पुत्र ना होना भी एक बहुत बुरी बात समझी जाती है, पुत्र ऋण रह जाता है, ये सारी चीजें। और पुत्र की ना लाइबिलिटी बहुत होती हैं कि फिर वो वहां पे पिंडदान से लेकर बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे अब ये कहा है कि जब इतनी लाइबिलिटी, जो जितने राइट्स दे दिए गए हैं उनको जैसे बेटे के होते हैं, तो अब उनको लाइबिलिटी भी ऐसी ही दे दी गई हैं जैसे मान लीजिए कि वो बेटा होती तब होती। तो सिर्फ उनको सेम राइट्स नहीं दिए हैं एज इफ वो लड़का होती, उनको सेम लाइबिलिटीज भी दी गई हैं एज इफ वो लड़का हो। तो सेम लाइबिलिटी है। ठीक है, इतना हमारे लिए यहाँ पे जानना सेक्शन 6 में इम्पोर्टेंट था। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके तथागत, बाकी यहाँ तक क्लियर है हम? अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके पारुल जतिन, ओके पारुल एंड जतिन, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना 2005 से पहले, 2005 से पहले फीमेल्स के लिए राइट नहीं थे, लेकिन अब जो वहां हो गया ना उसको वहीं छोड़ दो। अब आपको ये देखना है 20 दिसंबर 2004 से पहले जितना जैसे होना था वो हो चुका है, आप उसमें नहीं घुसेंगे अब वापस से जाकर। ठीक है, अब आप आगे की बात करें, जब अमेंडमेंट आया है तब से इसको लागू करो। और दूसरा चीज ये है, जो अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ डॉटर थी ग्रैंडफादर की, या जो ये डॉटर हैं, इनको जो इनका शेयर मिलेगा, इनका अपने शेयर पे एब्सोल्यूट राइट होगा। ये जब, हाँ जी चलिए, तो क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, जैसे कि ये डॉटर हैं, ये हैं और ये हैं, इनको जो राइट्स मिले हैं, तो अब जो भी प्रॉपर्टी इनके पास आई ग्रैंडफादर से, इन दोनों डॉटर्स के पास जो इस परिवार में हैं, जिनको जन्म से हैं, तो अब इनके पास जो प्रॉपर्टी आई है ये उसकी एब्सोल्यूट ओनर होंगी। अगर इनका मन करेगा ना उस चीज को डिस्पोज ऑफ करने का, तो ये डिस्पोज ऑफ भी कर सकती हैं, और सर्वाइवरशिप भी चलेगी। अब एक चीज और समझाती हूँ, ये थोड़ा नया है, अब आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। यहाँ तक तो आई होप आप बिल्कुल क्लियर हैं। आप थोड़ा सा ना और सर्वाइवरशिप पे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ताकि हमें अगला क्लॉज समझ में आ सके। अभी तक तो सब जिंदा थे ग्रैंडफादर के अलावा, लेकिन लाइफ इतनी फेयर भी नहीं होती है, बीच में और डेथ का भी सामना करना पड़ता है। तो एक चीज और समझते हैं, ये ग्रैंडफादर हैं हमारे, ठीक है, इनकी तो डेथ हो ही गई है। अब इनके साथ क्या है ना कि इनके एक सन यानी एक फादर हैं हमारे और एक अंकल हैं, और इस कॉलम को भी खाली छोड़ना, बाद में बताती हूँ क्यों। अब फादर के कितने हैं? 2 बेटे हैं, सन 1 सन 2, प्लस सन 1 की डॉटर इन लॉ हैं, मतलब इनकी तो वाइफ हुई, और सन 1 के 2 बेटे भी हैं, ग्रैंड सन 1 और वही ग्रैंड सन 2। अब अंकल के साथ भी ये है, अंकल के एक सन है और एक डॉटर है। अब इसको फिलहाल बात समझते हैं। तो क्या ग्रैंडफादर की तो डेथ हो चुकी है, ग्रैंडफादर की तो प्रॉपर्टी डिवाइड होनी ही है। अब ग्रैंडफादर की जनरली प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती? इन दोनों को ब्रांच मान लिया जाता है, हमने यही पढ़ा है, इन दोनों को ब्रांच मान के
ऐसे इनको ब्रांच माना जाता है और ऐसे इनको ब्रांच माना जाता है। इन दोनों को ब्रांच मान के इनमें हाफ हाफ चली जाती है प्रॉपर्टी, और ये जो हाफ शेयर आया होता है ये इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी फिर यहाँ पे पर कैपिटा चल जाता है। कितने लोग गिने जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग गिने जाते हैं। जो आधा हिस्सा आया होता है 6 में इक्वली डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन क्या हो कि इनमें से किसी एक की डेथ, मान लो इनकी डेथ हो चुकी है, अब ये जो ब्रांच का, जिसकी वजह से ये दोनों को ब्रांच माना जाता था, ये पर्सन ही नहीं बचा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जिस इंसान को हम ब्रांच माने हुए थे ये इंसान ही मर चुके हैं। ठीक है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। अब ऐसे केस में जो ग्रैंडफादर की ब्रांच थी, एक ब्रांच तो पूरी तरीके से सही है, हाँ एक ब्रांच तो पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पे जो आप आगे सर्वाइवरशिप का वो पढ़ते हैं ना, उसके वर्ड्स क्या होते हैं कि जब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का सक्सेशन किया जाएगा ना, तो इनको एक ब्रांच माना जाएगा, और उस टाइम पे ये सोच लिया जाएगा इनको ब्रांच मानते समय जैसे ये जीवित हो, ऐसे ही ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, ऐसे ही सक्सेशन में आएगी जैसे कि अभी भी जिंदा हो। तो इनको वहां पे अलाइव मान लिया जाएगा, और वही एक ब्रांच फादर वाली मानी जाएगी और एक ब्रांच अंकल वाली मानी जाएगी। तो हाफ शेयर यहाँ आएगा, हाफ शेयर यहाँ आएगा। अब आप देख रहे हैं अंकल तो रहे नहीं, लेकिन उनको ये जो सर्वाइवरशिप होती है ना, ये अजम्पशन से चलती है। अब अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो जब सक्सेशन होगा ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का, तो ये प्रजम्पशन रखी जाएगी कि ये जिंदा हैं और इन्हीं को ही ब्रांच माना जाएगा। और इनसे जो जो लोग जुड़े हैं, मान लीजिए इनकी वाइफ थी और इनकी डॉटर इन लॉ है, जो भी है, तो अगर ये सब भी जिंदा है ना, तो वही ब्रांच इन्हीं को ही माना जाएगा। तो अब आधा शेयर यहाँ जाएगा, ये लोग बांट लेंगे अपना आधा आधा पर कैपिटा, और आधा शेयर यहाँ आएगा। अब ये तो रहे नहीं, यहाँ पे कितने लोग बचे हैं, ये और ये, तो ये जो आधा शेयर है ये दोनों अंकल के बच्चे आपस में बांट लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जो सक्सेशन होगा वो सर्वाइवरशिप से चलता है। अब जब प्रॉपर्टी आनी है तो प्रिजम्पशन ले ली जाएगी कि अंकल ही एक ब्रांच है और एज इफ अंकल जीवित है। तो अब सेक्शन 6 इस बारे में क्या बात कर रहा है? सेक्शन 6 इस बारे में बात कर रहा है, मान लीजिए अब ये राइट किसको मिला हुआ है यहाँ पे, सन को। पहले ये राइट डॉटर को नहीं था, कि मतलब मान लीजिए अब डॉटर को खुद को नहीं मिल रहा था, उसके बच्चों को तो क्या मिलता। तो अब ये आपका आगे का वो ये कह रहा है कि अगर ये डॉटर है और डॉटर के सन 1 और सन 2 हैं मान लीजिए, और डॉटर की डेथ हो चुकी है, तो इन्हें भी सर्वाइवरशिप के राइट्स मिलेंगे। अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो इनको भी वही प्रजम्पशन वाला मिला जाएगा, इनको भी माना जाएगा कि जैसे ये अलाइव हो, और ये प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बटेगी। फिर पहला हिस्सा फादर का, दूसरा अंकल का, और तीसरा इस डॉटर का, आंट मान लीजिए इन्हें, और तीसरा हिस्सा इन पाएगा। तो जो इनका शेयर है इनके दोनों बच्चों में बराबर से बटेगा। तो ये जो प्रजम्पशन टू बी अलाइव या प्रिज्यूम टू बी अलाइव है सक्सेशन में, सर्वाइवरशिप में, तो उस प्रिज्यूम टू बी अलाइव पहले सिर्फ मेल्स के लिए होता था, लेकिन अब ये चीज डॉटर के लिए भी है। तो जो अब आपका क्लॉज 3 कह रहा है, और क्लॉज 3 के ए और बी पोर्शंस है, वो है नोशन पार्टीशन। ठीक है, तो नोशन पार्टीशन में यही होता है कि क्या मान लिया जाता है कि जब सक्सेशन का दिन आया और अब पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक बंदा तो गिना नहीं जा रहा है, अब तो ब्रांच गिनी जा रही है। तो जब पर स्ट्राइप डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मान लिया जाएगा एक स्ट्राइप ये है, इनके स्ट्राइप के हेड ब्रांच जो है वो जिंदा है, ठीक है, लेकिन अगर इनकी डेथ हो चुकी है तो भी इनको एज अ ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, और इनके जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें ये चीज बांट दी जाएगी। ये है आपका क्लॉज 3। पहले इसको यहाँ से पढ़ते हैं। तो अब वही बात है कि अगर एक हिंदू की डेथ हो जाती है 2005 के बाद, ये सारी, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी जाएगी उनके पास, डॉटर भी सेम शेयर अलॉट करेगी जैसे कि सन को मिला है, और वो प्री डिसीज सन यानी अंकल की पहले ही डेथ हो गई थी, जो अंकल के बच्चे बचे हैं, तो ये माना जाएगा कि चाहे अंकल की डेथ हुई थी चाहे आंटी की डेथ हुई थी, जो हमने पढ़ा है अभी, किसका, या तो प्री डिसीज सन है या प्री डिसीज डॉटर है। ठीक है,
तो इनमें से जो भी हैं प्रीडिसीड सन या डॉटर, तो दोनों को जिंदा माना जाएगा। ऐसे समझा जाएगा कि भाई जैसे ये जिंदा हैं पार्टीशन के समय, और उनको सेम शेयर अलॉट किया जाएगा ब्रांच के तरीके से, और उनके बच्चे आपस में बांट लेंगे। ये सिर्फ इतना कहता है, ठीक है। अब बताओ यहां तक तो क्लियर हो? ये रीड आप एक बार खुद कर लेना। पायस ऑब्लिगेशन भी देख लो एक बार। एक बात बताओ, कल मैंने बताया था कि पहले ये होता था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज इन कि अब यहाँ ये छोटी फैमिली बनाते हैं, जैसे ये ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, और ग्रैंडफादर के ये सन हैं, और यहाँ पे इनके एक सन इन लॉ है, मतलब ग्रैंड सन है, चलो मान लो सन इन लॉ नहीं, तो ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। अब ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी थी वो 1 करोड़ की थी। ओके तथागत, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो सन 1 ने इनहेरिट कर ली। तो इन्हें कितनी मिल गई, यहाँ पे इन्होंने कितने सक्सेशन में मिला, 1 करोड़ रुपया मिल गया इनको। अब इन्हें जो ये 1 करोड़ रुपए मिले हैं, तो अब ये क्या है कि ग्रैंडफादर के ऊपर जो ऋण चढ़ रहा था, जो लोन था, जो भी उनका चुकाना था, वो कम से कम 10 करोड़ का है। अब मैटर ही नहीं करता था पहले कि इन्होंने इनहेरिटेंस में कितना मिला है, ये एक ऑब्लिगेशन होती थी, ये पुत्र का एक तरीके से मान लीजिए कर्तव्य होता था कि जो फादर के ऋण है वो चुकाएगा। मैटर ही नहीं करता था कि कितना अमाउंट उसको मिला है। उसे मिला 1 करोड़ है, लेकिन उसे अपने फादर का 10 करोड़ चुकाना है, तो वो चीज तो उसको चुकानी पड़ती ही थी। अब लेकिन क्या है, जब से ये एक्ट आया है और ये इसमें अमेंडमेंट्स आई है, तो उसको ना थोड़ा लिमिट कर दिया गया है। अब सिर्फ इतना कहा है कि जितना मिला है आपको, है ना, आप उतने का ही जिम्मेदार हो, आप उतना ही दोगे जितना आपने लिया है, मतलब या फिर जितना आपने इनहेरिट किया है। उसको 1 करोड़ मिला था, तो अब 1 करोड़ के में जितना भी उनके ऊपर ड्यू होगा, तो अपने 1 करोड़ के शेयर से वो चुका देगा। चलो यहाँ तक समझ आया। लेकिन जब तक ये एक्ट नहीं आया था ये पूरा, तो तब उससे पहले जिसकी जितनी लायबिलिटी थी, पहले जिसकी डेथ हो गई है, तो वो अपनी पुरानी लायबिलिटी में है, उसकी लायबिलिटी नहीं चेंज होगी। मान लो कि किसी आदमी की डेथ 2001 में हो गई थी, और 2001 में उसके बेटे ने उसकी सारी प्रॉपर्टी सक्सेशन में ले ली थी। अब डेथ कब हुई है, 2001 में, और बेटे ने प्रॉपर्टी 2001 में सारी सक्सेशन में ले ली थी, जो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसे 2001 में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली और फादर पे ऋण था 10 करोड़ का। अब 2001 की बात है ये, तो अभी तक तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, उसे सारा ही 10 करोड़ का चुकाना पड़ेगा। अब ये बातें जो देखी जाएंगी ये 2005 के बाद देखी जाएंगी, जब अमेंडमेंट आ गई है। उसके बाद हाँ आपकी लायबिलिटी लिमिट कर दी गई है। अब आप अनलिमिटेड नहीं चुकाओगे कि मिला 1 करोड़ है, चुकाना आपको 10 करोड़ पड़ रहा है। हाँ, अब वो चीजें नहीं है। अब मुझे देखो, सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना हमने कर लिया है उतना ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट लेट मी नो कि सेक्शन 6 समझ आया है। ये 2-4 बातें जो हैं, देखो पूरा नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम बस उतना ही करेंगे, पूरे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस मार्क्स चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हम क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बचा है, यहाँ पे हम 1-2 बातें हैं। वही नोशन पार्टीशन का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी की डेथ हो चुकी है, तो उसकी डेथ के बाद उसको वो प्रिज्यूम टू बी अलाइव वाला हिसाब आपको अपने ध्यान में रखना है। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इस एक्ट का, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो था उसको छोड़ दो, अब जो है उस पर ध्यान दो। सेक्शन 7 आप नहीं करेंगे, सेक्शन 8 करेंगे अब हम। जो जो मैं छोड़ रही हूँ वो चीजें आप भी छोड़ेंगे, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोगों के पास डायरेक्ट होगा फिजिकली, और आप उस पर मार्क करेंगे ताकि आपका लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए सब कुछ तैयार रहे। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के टाइम पर आप सर पकड़े बैठे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब करना है, नहीं करना है। अब हम करेंगे जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल, ठीक है। अब इस चीज को करने से पहले
कुछ बातें समझनी है हमें। इस बात पे आने से पहले हमें क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर करना पड़ेगा, वरना ये हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। देखो, एक तो सभी हमने ये पढ़ लिया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि आपका कोपाल्सनर क्या है, किस हिसाब से सक्सेशन हो रहा है। लेकिन ये ना एक चीज अब समझनी बाकी है कि ये जो लोग हैं इतने सारे, कौन कौन क्लास 1 एयर हैं, कौन कौन क्लास 2 एयर है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्लास 1 में कौन आता है, क्लास 2 में कौन आता है। और एग्नेट्स और कॉग्नेट मैं समझा चुकी हूँ। अब ये चीज ध्यान रखनी है, एग्नेट्स वो हैं जो सिर्फ मेल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है। एग्नेट्स कौन होंगे आपके, जो सिर्फ आप किसी से भी एक रिश्ते में जुड़े हैं तो बीच में लाइन सिर्फ मेल की ही चल रही है, और कॉग्नेट में सिर्फ फीमेल की ही चल रही है, ठीक है। कॉग्नेट में सिर्फ फीमेल की लाइन चल रही है। अब ये क्या चीज है, ये क्या बात है, अब आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके कौन है, पिताजी हैं, और आपके दादाजी हैं। तो आपके दादाजी से आपका रिश्ता क्यों है, आपके पिता की ही वजह से है ना। यहाँ बात समझिए, दादाजी से रिश्ता क्यों है, दादाजी से रिश्ता सिर्फ पिताजी की वजह से है। जैसे ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर के बाद आपके फादर हैं, और फादर के बाद आप हैं, ठीक है। और आपके बाद मान लीजिए आपका भी बेटा है, तो आपका जो बेटा है वो आपके ग्रैंडफादर से कैसे रिश्ता रखता है, किस वजह से रिश्ते में जुड़ा है, बीच में कौन कौन है, आप खुद जो कि मेल हैं, आपके पिता जो कि मेल हैं, और अगेन ग्रैंडफादर जो कि मेल है। तो इस बच्चे के इस इंसान से रिश्ते में बीच में जितनी भी कड़ियां जुड़ी हैं वो सारी मेल हैं, तो ये एग्नेट्स है, ठीक है, ये इनके एग्नेट्स में आते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरी तरफ ऐसा कोई रिश्ता है, जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के बाद फादर है, अब फादर की एक बेटी है, और बेटी का फिर बेटा है। अब यहाँ पे ये जो बेटी का बेटा है ये इस इंसान से कैसे जुड़ा है बीच में, अपनी मदर से जो कि फीमेल है, फिर मदर के पिता जो कि मेल है। तो अब इस बच्चे का इससे जो रिश्ता है, तो बीच में जो आने वाली लाइन है उसको आप देखेंगे कि उसमें फीमेल भी आ रही है, एक फीमेल रिश्ता भी है, तो ये कॉग्नेट्स हैं एक दूसरे के। तो एग्नेट कॉग्नेट का हिसाब यही होता है। अब इसको एक सरल सी भाषा में अगर हम देखेंगे, तो जो हमारी मदर के साइड के रिश्तेदार होते हैं सारे, नाना नानी मामा मौसी सभी लोग, वो तो कॉग्नेट्स ही हुए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जो जुड़ी हुई हैं वो हमारी मदर ही जुड़ी हुई हैं, और मदर की वजह से हम उन लोगों से जुड़े हैं। तो पहला रिश्ता ही मदर है, जो आगे रिश्ता बना है। तो माँ के साइड के तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं सारे कॉग्नेट्स होते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो हैं, जैसे कि आप हैं, आप पहले अपनी मदर से जुड़े हैं, फिर मदर से जितने भी रिश्ते बन रहे हैं आप उनसे जुड़े हैं, तो ये तो कॉग्नेट में ही आएगा। ये मम्मी की साइड के रिश्तों का तो एग्नेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन पिताजी की साइड के जो रिश्ते हैं उनमें एग्नेट्स भी होते हैं कॉग्नेट्स भी होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, अब जैसे ये आप हैं और ये आपके फादर हैं, अब आप अपने फादर से तो जुड़े हैं, वो तो मेल हैं नो डाउट, लेकिन अगर फादर के बाद जो बुआ हैं आपकी या फिर चाचा हैं, तो अगर बुआ के बच्चे हैं या बुआ से जुड़ा कोई रिश्ता है या चाचा से जुड़ा कोई रिश्ता है, जुड़े तो आप पिताजी की वजह से हैं। अगर बुआ का कोई रिश्ता होगा तो ये सारे आपके कॉग्नेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि बीच में बुआ भी तो जुड़ी है ना। और अगर चाचा ताया से रिलेटेड कोई रिश्ता होगा तो पिताजी और फिर चाचा, ये सारे मेल होंगे, तो ये सारे एग्नेट्स हो जाएंगे और ये सारे कॉग्नेट्स हो जाएंगे। अगर फादर बुआ नहीं होके फादर की ही मदर है, यानी जो आपकी दादी है, तो वहां दादी से जुड़ा है रिश्ता, तो फादर मेल है लेकिन दादी तो फीमेल है, तो फादर की साइड के जो रिश्तेदार होते हैं उसमें एग्नेट्स भी हो सकते हैं और कॉग्नेट्स भी हो सकते हैं। अब एग्नेट कॉग्नेट तो क्लियर है, एग्नेट क्या क्लॉज ए में आएगा, ए से है, कॉग्नेट सी में आएगा, सेक्शन नंबर भी याद है। अब हमारे लिए समझने वाली चीज है क्लास 1 और क्लास 2 एयर्स। पहले शेड्यूल में खोलते हैं, लेकिन अब इसको ना जो मैं लिखूंगी वो कहीं मेरे साथ लिख लेना।
उससे ये फ़ायदा होगा कि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी हमें। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, पहले तो आप इसके ओरिजिनल शेड्यूल की शक्ल देखिए। क्लास 1 एयर है, नाम मत पढ़ो अभी, नाम आप बाद में देख लेना। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे जो दे रखे हैं लाइन से लिख रखे हैं, समझ रहे हो? लाइन से कैसे लिख रखे हैं? सन कॉमा डॉटर कॉमा विडो कॉमा मदर कॉमा सन ऑफ अ प्रीडिसीजन कॉमा डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीजन कॉमा कॉमा कॉमा। यहाँ पे कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, और somehow ये जितने लोग हैं, मान लो अपने हिसाब से एक प्रजम्पशन लेके चलो कि इन सभी लोगों के ऊपर एक इनविजिबल ब्रैकेट चढ़ा हुआ है और इनको एक ही कैटेगरी बताता है। इनके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? एक इनविजिबल ब्रैकेट चढ़ा हुआ है और इनको एक सिंगल कैटेगरी बताता है। जैसे सिंगल कैटेगरी कैसे बताता है? मान लीजिए कि किसी मेल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके डेथ के बाद क्लास 1 एयर को जाती है, तो क्लास 1 एयर ना सबको एक ही समान माना जाता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी में 10 करोड़ आए हैं ना, तो 10 करोड़ जो क्लास 1 के जितने भी लोग जिंदा हैं, मान लीजिए सन जीवित है अभी तक, डॉटर जीवित है, विडो जीवित है, मदर जीवित है और सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन जीवित है, बाकी ये सब अभी नहीं है जीवित। तो अगर किसी मेल की प्रॉपर्टी जा रही है ना, सन डॉटर विडो मदर सन प्रीडिसीजन, तो क्लास 1 एयर को जानी है। अभी जो क्लास 1 एयर है ना, तो ये सब ही एक समान माने जाएंगे। ऐसा नहीं है मदर को प्रेफर किया जाएगा, डॉटर को प्रेफर किया जाएगा, सन को प्रेफर किया जाएगा, नो। ये क्लास 1 एयर है, ये सबके सब एक समान है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो जो क्लास 1 एयर में मान लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आई, तो 10 करोड़ ना कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं ना, तो इन सब में समान बटेगी। ना तो किसी को ज्यादा मिलेगा, ना किसी को कम मिलेगा, ना किसी को पहले मिलेगा, ना किसी को बाद में मिलेगा। इसमें प्रिफरेंशियल ऑर्डर है ही नहीं। ऐसा नहीं है इस बंदे का नाम यहाँ लिख रखा है तो ये इससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लास 1 एयर में जितने लोग मेंशन हैं सब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। पहला पॉइंट तो यही आपने ध्यान में रखना है कि कोई प्रेफरेंशियल ऑर्डर है ही नहीं, किसी को भी प्रीफरेंस दिया ही नहीं गया है। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है? अब मान लीजिए कि किसी मेल की डेथ होती है, अब उसके बाद सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं कि क्लास 1 एयर को जाएगी। अब उस इंसान के क्लास 1 एयर में कौन जीवित है? मान लो उसके सन भी जीवित नहीं है, जो है, डॉटर भी जीवित नहीं है, विडो भी नहीं है, मदर भी नहीं है, सन ऑफ प्रीडिसीज सन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। उनके में ना सिर्फ कौन जीवित है? सिर्फ डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, ये बंदा जीवित है, सिर्फ एक ये इंसान है जो जिंदा है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस अकेले इंसान को चली जाएगी। क्लास 1 में चाहे एक इंसान जिंदा हो चाहे सारे जिंदा हो, सबको इक्वली मिलती है। अगर 2 लोग जिंदा हैं क्लास 1 एयर में, तो सारी प्रॉपर्टी उन 2 लोगों को चली जाएगी। अगर एक इंसान जिंदा है क्लास 1 एयर में, तो सारी प्रॉपर्टी उस एक अकेले इंसान को चली जाएगी। और सोचो इतने सारे लोग हैं, इसमें सब होंगे तो प्रॉपर्टी के बराबर हिस्से होंगे, और अगर सब नहीं है तो जितने हैं, अगर एक इंसान भी है, यहाँ पे ना टोटल 16 मेंबर है ना, जो क्लास 1 एयर में है, इसमें ये सारे टोटल 16 मेंबर। अब इन 16 लोगों में से अगर 16 के 16 जिंदा हैं, तो प्रॉपर्टी जितनी भी है उसके 16 हिस्से होंगे और इन लोगों को दे दिए जाएंगे। और अगर सिर्फ एक इंसान जिंदा है तो क्या देखा जाएगा कि सारा इसको दे दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी डॉटर और प्रीडिसीजन इन सब को जाए? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी नहीं पढ़ा है हमने कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर है, तो होता क्या है? देखो ये जो हम पढ़ते हैं ना 1/16, उसका मतलब ये नहीं है, मान लो एक चीज समझना,
1/16 का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। एक आदमी इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक आदमी है ए, मिस्टर ए। मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब मिस्टर ए की प्रॉपर्टी 10 करोड़ थी। क्या इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए के 10 करोड़ इन 16 लोगों में बटेंगे? नहीं। प्रीफरेंस नहीं है का मतलब ये है कि कैसे चलती है गाड़ी, ऐसे देखा जाता है। इनको 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 ब्रांच तो जाएगी, लेकिन क्लास 1 ईयर में है तो इस तरीके से, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो इन लोगों को जैसे हमने यहाँ चार्ट में पढ़ा था, जाएगी ब्रांच वाइज ही, सक्सेशन आप ऐसे ही करोगे, लेकिन क्लास 1 ईयर मेंशन कर रखा है ना, तो इनकी जो ब्रांचेस हैं उसमें जो क्लास 1 के एयर हैं उनमें बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन सोचो कि कोई जिंदा है ही नहीं, कोई जीवित ही नहीं है क्लास 1 में। फिर हम आते हैं मेल की प्रॉपर्टी में क्लास 2 एयर्स देखने में, लेकिन यहाँ पे प्रीफरेंशियल ऑर्डर है, वहां सब समान थे और वहां पे कॉमा के बाद दे रखे थे। यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैटेगरी में लोग हैं। तो अगर क्लास 1 में कोई जिंदा नहीं है तो क्या देखा जाएगा? फिर क्लास 2 को देखो। अगर अकेले फादर जिंदा है ना, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को ही दे दो। क्या मतलब है कि अगर फादर जिंदा है ना, तो फिर ये सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? अगर कैटेगरी 1 वाला इंसान जिंदा है तो बाकी की कैटेगरियों को कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ तक ध्यान रहेगा। अगर फादर भी जिंदा नहीं है तब कैटेगरी 2 देखी जाएगी, फिर इनको दे दो। कौन कौन है इसमें? बेटे की बेटी का बेटा, बेटे की बेटी, ब्रदर या सिस्टर। अब हम जिस मिस्टर ए की बात कर रहे हैं उस मिस्टर ए का क्लास 1 में भी कोई एयर जिंदा नहीं है। उसका कौन जीवित नहीं है? क्लास 1 का भी कोई एयर जीवित नहीं है। तो क्लास 2 में हमें आना पड़ेगा। क्लास 2 में कौन है? फादर है, फादर को दे दो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी। और सोचो उसके फादर जिंदा नहीं है तो सेकंड कैटेगरी को दे दो। ये प्रीफरेंशियल ऑर्डर में है, इससे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाएगा, इससे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाएगा, इससे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाएगा। अब कैटेगरी 2 वाले भी डेड हैं। समझ रहे हैं आप कि कैटेगरी 1 तो डेथ हो गई है फादर की, कैटेगरी 2 में भी कोई जिंदा नहीं है। फिर किसको दे दो? कैटेगरी 3 में दे दो। कैटेगरी 3 में जितने लोग हैं, अगर कैटेगरी 3 में भी कोई जिंदा नहीं है तो आप कैटेगरी 4 को देखोगे। अगर ऊपर वाले जिंदा है ना तो इनकी बारी नहीं आती है। अगर कैटेगरी 4 में भी कोई जिंदा नहीं है तो कैटेगरी 5 को दे दो। अगर कैटेगरी 5 में भी कोई जिंदा नहीं है तो कैटेगरी 6 को दे दो। अगर कैटेगरी 6 में भी कोई जिंदा नहीं है तो 7 ऐसे ही आएगा। इनको कब मिलेगी? जब ऊपर कोई जीवित नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? इनको कब मिलेगी लास्ट वालों को? जब ऊपर कोई भी जीवित नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? अब क्लास 1 ईयर में सभी लोगों को मिलता है कि फादर हैं, तो ये फादर की ब्रांच है, इसमें डॉटर इन लॉ आ गई, सन आ गए, ग्रैंड सन आ गए, फिर अंकल आ गए, अंकल के बच्चे आ गए। तो ये सारा क्लास 1 का हिसाब होता है। क्लास 2 में क्या है? प्रीफरेंशियल ऑर्डर है। क्लास 2 का जो ऑर्डर होता है वो प्रीफरेंशियल ऑर्डर होता है कि अगर पहले देखो ये जिंदा है, ये नहीं है तो इन्हें देखो ये जिंदा है, और ये भी नहीं है तो इन्हें देखो ये जिंदा है, और इन्हें ये भी नहीं है तो इन्हें देखो ये जिंदा है। ये देखना पड़ता है। और जब कोई क्लास 1 में भी जिंदा नहीं होता और क्लास 2 में भी जिंदा नहीं होता तो फिर हम किसको देखते हैं? एग्नेट्स को। और अगर एग्नेट्स में भी कोई जिंदा नहीं होता फिर हम देखते हैं कॉग्नेट्स को, फिर उनको चली जाती है। अगर कॉग्नेट्स में भी कोई जिंदा नहीं होता तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी चली जाती है स्टेट को, क्लास 1 और 2। तो 1 में याद रखना कोई प्रेफरेंशियल ऑर्डर नहीं है, जितने लोग होते हैं सबको एक एक यूनिट, इक्वल यूनिट मिल जाता है। क्लास 2 में प्रेफरेंस होती है। अब सोचो, लेट सपोज, मैं चाहती हूँ बोर्ड क्लीन हो जाए। अब सोचो क्लास 1 में तो कोई जिंदा है नहीं, ठीक। एक और क्वेश्चन उठता है कि क्लास 1 में तो कोई जीवित है नहीं,
प्रॉपर्टी लेने के लिए। क्लास 2 में फादर जीवित नहीं है, क्लास 2 पे आती ना बारी, 1 में कोई जिंदा नहीं है, तो क्लास 2 में फादर जीवित नहीं है, लेकिन क्लास 2 में जो सेकंड कैटेगरी है, इस कैटेगरी के सभी लोग जिंदा हैं। क्वेश्चन समझ रहे हो? मिस्टर ए है, मिस्टर ए का एक की डेथ हो चुकी है। अब इनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आ रही है। ये अपने पीछे अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़कर मरे हैं और अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर ए की तो डेथ हो चुकी है, अब इनकी प्रॉपर्टी किसको दी जाए। तो पहले देखा मिस्टर ए की भी जनरली प्रॉपर्टी तो ऐसे ही जाती ना, ऐसे ही दी जाती, देखा जाता कि इनके बच्चे बच्चे क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ऐसे क्यों नहीं दी गई? क्योंकि क्लास 1 में जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी जीवित नहीं थे। तो अब जब क्लास 1 में लोग जिंदा नहीं थे तो ये वाला ब्रांच वाली बात तो उठ ही नहीं पाई कि ऐसे दे देंगे। तो फिर क्या देखा गया कि क्लास 2 पे देख लेते हैं कौन जिंदा है। अब क्लास 2 के अंदर फादर की भी डेथ हो चुकी थी। अब प्रॉपर्टी सक्सेशन में कैसे जाएगी? अब फादर भी नहीं है, फादर के बाद सीधा सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में कौन कौन होता है? सन्स, डॉटर्स, सन। दूसरा, अब लोग गिनना, एक ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, चारों लोग जिंदा हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे तो हमने ये देखा था क्लास 1 में कि कोई प्रीफरेंस नहीं है, सारे एक समान है, लेकिन क्लास 2 में हमने देखा कि लोग एक समान नहीं है। कैटेगरी 1 को इन सब के ऊपर प्रीफरेंस दी जाएगी, कैटेगरी 2 को इन सब के ऊपर प्रीफरेंस दी जाएगी, कैटेगरी 3 को इन सारी कैटेगरीज के ऊपर प्रीफरेंस दी जाएगी, और कैटेगरी 4 को इन सारी। तो कैटेगरी को प्रीफरेंस दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैटेगरीज को प्रीफरेंस दे रखी है। क्या जो कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं जिसका नाम पहले लिखा है और जिसका नाम लास्ट में लिखा है, क्या उनमें भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर है? आंसर इज नो। जो क्लास 1 में दे रखा था कॉमा लगा के, यहाँ पे भी उसी कॉमा में है। ऐसा नहीं है कि ये जो सन्स डॉटर्स सन है वो इसके ऊपर प्रेफर करेगा। एक कैटेगरी में चाहे सन्स डॉटर्स सन है, सन्स डॉटर्स डॉटर है, ब्रदर है और सिस्टर है, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी का नाम है कैटेगरी नंबर 2। हाँ, कैटेगरी 1 को प्रेफर किया जाएगा 2 की जगह और कैटेगरी 2 को प्रेफर किया जाएगा 3 की जगह। लेकिन अगर फादर जिंदा नहीं है तो कैटेगरी 2 में जितने भी लोग हैं सभी एक समान हैं। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये चारों लोग एक समान हैं। ना तो ये इससे सुपीरियर हैं, ज्यादा ले लेंगे, ना वो उससे इंफीरियर हैं कि कम ले लेंगे। कैटेगरी को एक दूसरे के ऊपर प्रेफर कर रखा है। एक कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, इस कैटेगरी में ये 2 लोग हैं और दोनों आपस में समान हैं। ये सुपीरियर अगली कैटेगरी होगी, सेम कैटेगरी के लोग नहीं। तो अब जो मिस्टर ए की डेथ हुई थी, जिनके क्लास 1 एयर नहीं थे, क्लास 2 में उनके फादर नहीं थे, तो क्लास 2 में सेकंड कैटेगरी वाले चारों लोग जिंदा थे। अब इनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो अब इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो ये जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, अगर कैटेगरी 2 में 4 लोग दिए गए हैं और चारों जिंदा हैं तो इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और चारों को एक बराबर जाएगी। जो कैटेगरी के लोग हैं वो एक दूसरे पे प्रेफरेंस नहीं रखते हैं। बात समझ आई? क्लियर हो यहां तक? पहले तो ये बताओ, तो क्लास 1 में तो जितने लोग हैं सभी लोग एक समान हैं, क्लास 2 में जितने लोग हैं उनका ज़रा प्रीफरेंशियल कैटेगरी है, लेकिन एक कैटेगरी दूसरे के ऊपर प्रीफरेंस रखती है, लेकिन एक कैटेगरी के सभी लोग समान होते हैं। अब एक बात आ जाती है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या क्लास 1 एयर क्लास 2 एयर को कुछ और समझाना है या नाम पढ़ लोगे? देखो, याद तो कर लोगे ना इसको, मतलब पूरा रटना नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्लास 1 और क्लास 2 में याद क्या रखना है। कुछ चीजें तो हैं जो रटनी है, सब कुछ नहीं रटना आपने। बाकी चीजों का तो सिर्फ अंदाजा रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे सन 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 ऐसे नहीं देगा आपको।
मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसमें आपको रटना है तो क्या रटना है। क्लास 1 में आ जाओ। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके प्री के क्वेश्चंस। वो आपसे ये पूछता है कि क्लास 1 ईयर में कौन है। इतना नीचे आके नहीं, आपको कुछ चीजें पता क्या लगनी चाहिए कि जो बेटा होता है ना वो क्लास 1 ईयर है, जो बेटी है वो क्लास 1 ईयर है, जो विडो है वो क्लास 1 ईयर है, और जो मदर है वो क्लास 1 ईयर है, और सन ऑफ अ प्री डिसीज सन क्लास 1 ईयर है। सन ऑफ अ प्री डिसीज सन कौन है? मान लो ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर के दो बेटे थे, सन 1 और सन 2, ये इनके बेटे हैं। तो इनकी डेथ हो गई और इनका फिर एक बेटा है, ग्रैंडसन। तो ये है वो सन, इस प्री डिसीज सन का। समझ रहे हो? ये जो ग्रैंड सन है ये है सन इस प्री डिसीज सन का। तो ये है सन ऑफ अ प्री डिसीज सन। सेम क्या दे रखा है यहाँ पे? डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन। अब उसी सेम आदमी की अगर बेटा ना होकर बेटी होता तो सन ऑफ अ प्री डिसीज सन और डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन क्या चीजें हैं? ये अगर ग्रैंडफादर के सन है, सन 1 सन 2, और ये सन 1 के एक बेटा था और एक बेटी थी, और इनकी हो चुकी है डेथ, तो इनका ये प्री डिसीज सन हो गया। ग्रैंडफादर का ये कौन हो गया? प्री डिसीज सन। अब प्री डिसीज सन का बेटा भी और बेटी भी, वही लिखा है यहाँ पे, प्री डिसीज सन का बेटा भी और प्री डिसीज सन की बेटी। तो ये नाम ऐसे हैं जो प्री में आ जाते हैं, जो पूछ लेता है कि हाँ भाई ये जो इंसान है ये क्लास 1 ईयर है या ये क्लास 2 ईयर है। तो शुरू का आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 लोग, तो क्या समझ आपके लिए क्या है कि क्लास 1 ईयर में बेटा है, बेटी है, विडो है, मदर है और पोता और पोती है, जिनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये 6 चीजें तो काफी बार प्री में देखी गई हैं। ये पूछा जाता है बेटा बेटी क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, विडो मदर। कई बार ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है ना कि कई बार लगता है कि जो फादर हैं वो क्लास 1 ईयर हैं, जो सबसे मेजर कंफ्यूजन का पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमको क्या लगता है कि जो फादर होंगे ना वो तो क्लास 1 ईयर ही होंगे। ऐसा नहीं है, फादर क्लास 2 में है, और हम यही समझ में यही मार्क्स चले जाते हैं क्योंकि लगता है जब मदर यहाँ है बेटा बेटियां हैं तो फादर क्लास 2 में क्यों होंगे। लेकिन फादर जो होते हैं वो क्लास 2 ईयर में आते हैं। मान लो कि ये ग्रैंडफादर थे, इनके बेटे की डेथ हो गई। अब यहाँ पे इनकी वाइफ है और इनकी डॉटर है और इनका सन है। तो ये इस बंदे की जो डेथ हुई थी ना, तो इसके जो पिताजी थे वो क्लास 2 में हैं और ये लोग क्लास 1 में हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है। तो क्लास 1 ईयर में कितना याद रखना है, कौन कौन आता है क्लास 1 ईयर में? सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, ये क्लास 1 ईयर में है। क्लास 2 ईयर में कौन आ रहा है? फादर। तो क्लास 2 में है फादर, ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें कितनी कैटेगरी? इसमें आपको कैटेगरी 2 भी याद करनी पड़ेगी पूरी। कितनी कैटेगरी है इसमें? 9 कैटेगरी में से आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू की 4 कैटेगरी में या बल्कि 5 कैटेगरी में कौन कौन आता है। इसको समझ लो बस, वैसे भी याद आ जाएगा। देखो पहली कैटेगरी में अकेले पिता है। अगर क्लास 1 ईयर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो एक चिंटू था, चिंटू की डेथ हो जाती है। अब चिंटू की डेथ के बाद चिंटू के ना तो कोई बेटा था ना बेटी थी, ना कोई विडो है, शादी नहीं हुई है चिंटू की, मदर भी नहीं है चिंटू की। अब जब चिंटू की शादी नहीं हुई है, एक कॉमन सी बात सोचो, एक चिंटू नाम का लड़का है और चिंटू जो है वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब चिंटू अनमैरिड है और अब चिंटू की स्टोरी ये है कि ये चिंटू है, इसके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
एंड पॉइंट इज कि ये अनमैरिड है। ये चिंटू है अनमैरिड। तो अब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बाद चिंटू की हो जाती है डेथ। अब प्रॉपर्टी किसे दें? अब चिंटू के बेटा तो हो नहीं सकता, शादी नहीं हुई है, तो बेटी भी नहीं है, विडो का भी सवाल नहीं उठता, चिंटू के मदर की भी डेथ पहले ही हो गई थी। अब जब ये नहीं है, जब चिंटू की शादी नहीं हुई है, तो सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, इनका तो सवाल ही नहीं उठता। इतने सारे रिश्ते होने के लिए सबसे पहले चिंटू की शादी होनी जरूरी थी। अब जब शादी नहीं हुई है, सन डॉटर विडो का तो वैसे ही सवाल खत्म हो गया, मदर है नहीं। अब जब शादी नहीं है तो ये यहाँ से जो कैटेगरी शुरू होनी होती है ना, और यहाँ तक जब तक इंसान की शादी नहीं हुई है, इस कैटेगरी का कोई इंसान एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब ये भी बात हो गई। तो अब चिंटू की लाइफ में बचे हैं उसके पिताजी। तो पिताजी को ही 50 के 50 करोड़ चले जाएंगे। जो पिताजी अकेले बचे हैं ना, उन्हीं को ही 50 करोड़ चले जाएंगे। और यहाँ इन लोगों को देखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5 ये प्रीफरेंशियल ऑर्डर में है। तो चिंटू की सारी प्रॉपर्टी कैटेगरी 1 वाला इंसान जिंदा है तो कैटेगरी 1 वाले के पास चली जाएगी। कैटेगरी 2 को देखा, छुआ, सुना कुछ नहीं जाएगा। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा उलटते हैं। अगेन हमारे पास एक अनमैरिड चिंटू है, ठीक है। अगेन हमारे पास कौन है? अगेन हमारे पास एक हमारा अनमैरिड चिंटू है। अब अनमैरिड चिंटू की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और अनमैरिड है तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं। अब अनमैरिड है तो ये लोग भी नहीं हो सकते हैं। अब अनमैरिड चिंटू की लाइफ में बचे हैं 2 लोग जिंदा, एक तो चिंटू की मदर और चिंटू के फादर। चिंटू की शादी नहीं हुई है तो बाकी रिश्ते तो उसके हैं नहीं, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब क्लास 1 एयर का एक इंसान जिंदा है जो कि है माताजी चिंटू की, और क्लास 2 के फादर हैं। तो आपका लॉ पता है क्या कहता है? अगर क्लास 1 में कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी जिंदा है ना, कोई एक सिंगल आदमी भी, जैसे कि मदर, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्लास 1 को दे दो, नहीं देखोगे आप क्लास 2 की तरफ। यानी चिंटू की पूरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी माताजी को मिल जाएगी, क्लास 2 की तरफ हम नहीं आएंगे। गेटिंग में? अगर क्लास 1 में कोई सिंगल एंटिटी भी जिंदा होती है, कोई एक सिंगल इंसान भी जिंदा होता है, तो उस सिंगल इंसान को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाती है, क्लास 2 की तरफ नहीं आया जाता। समझ रहे हो? अब ये जो अनमैरिड चिंटू था, इसका भले ही क्लास 1 में कोई और रिश्ता ना हो सके, लेकिन माताजी जिंदा है अनमैरिड चिंटू की, तो ये जो 50 करोड़ है ये इन्हें चले जाएंगे और यहाँ तक नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा मदर को चला जाएगा, आधा फादर को चला जाएगा, नहीं। जो चिंटू की प्रॉपर्टी है, चिंटू एक मेल हिंदू है, और मेल हिंदू की प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद पहले क्लास 1 को जाती है, क्लास 1 में अगर कोई नहीं होता है तो क्लास 2 को जाती है। तो क्लास 1 में अभी मदर जिंदा है तो आधी आधी नहीं बटेगी मदर और फादर के बीच, सिर्फ क्लास 1 वाले यानी मदर को चली जाएगी प्रॉपर्टी। एक पॉइंट ये हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का। चिंटू वही रखना है। हाँ, अगेन ये अनमैरिड चिंटू हैं और यहाँ पे हमें इनकी शादी करानी पड़ेगी, तो ये मैरिड है। तो चिंटू की शादी हो चुकी है और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं, बच्चे ही नहीं हैं, और उनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी। अब बच्चे ही नहीं थे कभी, तो ये सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, इन सब का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके खुद के बच्चे तो थे नहीं, बच्चों के बच्चे तो तब होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि उन्होंने एक टाइम पे एक बेटा अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। उन्होंने कौन अडॉप्ट कर लिया था? खुद का तो नहीं था, एक अडॉप्टेड सन था उनका। अब वो जो अडॉप्टेड सन था उसकी भी डेथ हो गई है, था तो वो इनके अडॉप्टेड, लेकिन उसकी डेथ हो गई है।
तो इसी सन की ना एक बेटी जिंदा है अभी। ये जो चिंटू का अडॉप्टेड सन था जो इन्होंने अडॉप्ट किया, देखो चिंटू की मम्मी भी जिंदा नहीं है, चिंटू की जो वाइफ थी वो भी जिंदा नहीं है, और चिंटू की कोई बेटी भी नहीं थी, खुद का तो बेटा भी नहीं था चिंटू के, और बाकी भी चिंटू का कोई ऐसा रिश्ता है नहीं। लेकिन एक टाइम पे अपनी लाइफ में चिंटू ने एक बेटा अडॉप्ट कर लिया था जिसका भी देहांत हो चुका है, लेकिन ले दे के वो जो अडॉप्टेड सन था ना उसकी बेटी है अभी जिंदा। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 1 एयर में चिंटू के अडॉप्टेड सन की एक बेटी है अभी, वो कौन कहलाई? डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। हमने कल भी और आज भी एक चीज बहुत ध्यान से समझी थी और बार बार समझी थी कि अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल सन में कोई फर्क नहीं होता है। तो चिंटू की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और ये फादर भी जिंदा है अभी। अब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, अडॉप्टेड बेटा भी नहीं रहा, खुद का कोई बेटा नहीं था, बीवी नहीं है, माँ नहीं है, क्लास 1 एयर में सिर्फ अडॉप्टेड बेटे की बेटी जिंदा है। तो 50 के 50 करोड़ इनको चले जाएंगे और फादर को कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 50 के 50 करोड़ जो है डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, ये प्री डिसीज्ड सन चाहे अडॉप्टेड था, इनको चले जाएंगे और फादर को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। ठीक, पूरा 50 करोड़ डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन का। बताइए, क्लियर? यहां तक क्लियर है हम? अब ये सारी बातें लिखी किधर है? ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं तो हमें दी गई होंगी कि हम लोग समझ गए हैं इस बारे में। ओके तथागत, ये सारी बातें हमें दी हैं सेक्शन नंबर 8 के अंदर। ये जितना भी अभी हमने समझा है ना, ये हमें सेक्शन नंबर 8 में दिया गया है। अब सेक्शन नंबर 8 की लैंग्वेज से इसे समझते हैं। जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। जो हमारा चिंटू था वो एक मेल हिंदू था, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी के डिवाइड हम कर रहे थे। तो जो चिंटू था वो कौन था? मेल हिंदू था, और वो इंटरस्टेट मर गया था, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी की कोई विल नहीं दी थी। तो अब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवॉल्व होगी? इस चैप्टर के इस सेक्शन के हिसाब से। चिंटू कौन? मेल हिंदू। उसकी डेथ कैसे हुई? इंटरस्टेट हुई, यानी अपने पीछे कोई विल नहीं छोड़ के मारे वो। तो अब उनकी जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो इस एक्ट, इस सेक्शन के हिसाब से होगी। कैसे? पहला क्लॉज, फर्स्टली upon the heirs being the relatives specified in class 1 of the schedule। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? क्लास 1 में कौन कौन है। अगर क्लास 1 में 4 लोग हैं अभी, तो चारों को सेम पोर्शन मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। क्लास 1 में कोई प्रेफरेंशियल ऑर्डर नहीं है, किसको किसी के ऊपर प्रेफर नहीं किया जाएगा। क्लास 1 में 4 लोग जिंदा हैं, सन जिंदा है, डॉटर जिंदा है, मदर जिंदा है, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन जिंदा है। तो इन चारों लोगों को इक्वली चिंटू का शेयर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मेल हिंदू की प्रॉपर्टी किसको दी जाती है? क्लास 1 में जो है सबको इक्वली दे दी जाती है। दूसरा, अब अगर क्लास 1 में कोई है ही नहीं, चिंटू के क्लास 1 में कोई जीवित नहीं है, तो क्या कह रहा है? सेकेंडली, if there is no heir of class 1 then upon the heirs being the relatives specified in class 2। फिर हम किसको देखते हैं? क्लास 2 को देखते हैं। क्लास 2 में कैटेगरी है 9। अगर सबसे पहले हम देखते हैं पहली कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में फादर है, अगर फादर जिंदा है तो सारी प्रॉपर्टी फादर को चली जाती है। अगर फादर जिंदा नहीं है तो क्लास 2 की जो कैटेगरी 2 है उसमें 4 लोग हैं, चारों लोगों को इक्वल दे दी जाती है। अगर 4 में से 3 ही जिंदा है तो 3, 2 हैं तो 2, लेकिन क्लास 2 को की कैटेगरी 2 को दे दी जाती है। कैटेगरी के 2 में भी कोई नहीं है तो 3 देखेंगे, 3 9 तक। अब ये कह रहा है कि 9 तक भी क्लास 2 में कोई जिंदा ही नहीं है। थर्डली, इफ देयर इज नो हेयर ऑफ एनी ऑफ द क्लास 2,
यानी क्लास 2 की 9 कैटेगरी थी, 9 कैटेगरी में जितने भी लोग थे उनमें से एक भी जीवित नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर एग्नेट्स को दे दिए जाएंगे, चिंटू के जो एग्नेट्स हैं, ठीक है, यानी जो मेल लाइन से जुड़े हैं, चिंटू के पिता के कोई भी किसी भी दूर का ही रिश्तेदार बैठता है फिर तो, अगर क्लास 1 क्लास 2 के एयर जिंदा नहीं होते हैं तो एग्नेट में दूर का ही रिश्ता बैठता है जो बीच में सिर्फ मेल लाइन चली आ रही हो, जो चिंटू से कैसे रिलेटेड हो, के बीच में सिर्फ मेल्स आ रहे हैं। अगर एग्नेट्स भी जिंदा नहीं है, लास्टली इफ देयर इज नो एग्नेट, मान लो एग्नेट्स भी जिंदा नहीं है चिंटू के, ऐसी मेल लाइन से जुड़े हुए जो हो, तो फिर कॉग्नेट्स हो जाती है। और कॉग्नेट्स आपको पता है पिता की साइड भी हो सकते हैं और माता की साइड तो सारे ही कॉग्नेट होते हैं, कॉग्नेट को दे दी जाती है। अब अगर कॉग्नेट्स भी नहीं है तो फिर कहाँ जाएगी चिंटू की प्रॉपर्टी, अगर चिंटू के क्लास 1 एयर क्लास 2 एयर क्लास और एग्नेट्स कॉग्नेट्स कोई नहीं है तो स्टेट को जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 8 जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ये बताओ कि ठीक है, फिर एक और बात बताती हूँ, यहाँ तक क्लियर हो? सेक्शन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जितना देखो जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ने का है, लेकिन जो कर रहे हैं वो ये समझो कि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सेक्शन 8 क्लियर हुआ? सेक्शन 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके पारुल, ओके तथागत, चलिए। एक केस था, केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बात इंपॉर्टेंट है जो इसमें हो गई थी, केस का तो क्या ही करोगे। एक केस था आपका श्रीमती दलजीत कौर आलियास टोनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर। ऐसा हुआ था, डाउट ही क्लास 2 में इक्वल नहीं होगी या होगी, ये तो मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ तथागत, तो सॉरी जतिन, थोड़ा ठीक से लिखिए। क्लास 2 में इक्वल नहीं होगी क्या होगी? मैं तो समझा चुकी हूँ, क्लास 2 की कैटेगरी में प्रिफरेंशियल ऑर्डर नहीं है, क्लास 1 को प्रेफर किया जाएगा क्लास 2 के ऊपर, फादर को प्रेफर किया जाएगा। इतनी सारी कहानी तो सुनाइए इतनी लंबी कि क्लास 2 में जो कैटेगरी 2 है उसको कुछ नहीं आएगा अगर कैटेगरी 1 वाला इंसान जिंदा है, 1 वाला जिंदा नहीं है तो कैटेगरी 2 को दे दिया जाएगा, फिर नीचे की कैटेगरी को नहीं पूछा जाएगा। मैं तो आपका सवाल ही नहीं समझी। डाउट ही क्लास 2 में इक्वल नहीं होगी या होगी? नहीं भाई, ठीक से लिखो इसको। और देखो सीधी बात है, इसमें क्लास 2 में भी ये है कि क्लास जो कैटेगरी 9 दे रखी है, अगर क्लास 2 में आपके पास कैटेगरी 1 वाला बंदा ही जिंदा है, फादर जिंदा है, तो नीचे की कैटेगरी पे हम जाएंगे नहीं। 2 से लेकर 9 तक क्या दिया है हमें, क्या मतलब? अगर फादर जिंदा नहीं है तो कैटेगरी में 2 में। जतिन सच सच बताना, मैं ये तो आपका डाउट तो बता दूंगी, सच सच बताना, आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? जस्ट बी ऑनेस्ट विद मी। एक को मिलेगी या सबको मिलेगी पे ना मैंने आधा घंटा बात की है, इतना ड्रॉ करके। देन थोड़ा ना अटेंटिव रहो, मैंने ये बताया है कि क्लास 2 में 9 कैटेगरी, और आप ये क्लास 2 वाला पोर्शन दोबारा सुनेंगे क्लास के बाद। क्लास 2 में 9 कैटेगरी हैं 9 कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, 9 कैटेगरी का पहली कैटेगरी को मिलेगी, दूसरी को मिलेगी, और मैंने आपको ये भी बताया था एग्जाम्पल के साथ कि कैटेगरी 2 में 4 लोग हैं, अगर कैटेगरी 1 वाले फादर नहीं है और कैटेगरी 2 में जा रही है प्रॉपर्टी, तो कैटेगरी 2 में जो 4 लोग हैं, चारों को इक्वल पोर्शन मिलेगा 1/4। क्लास को थोड़ा सा पीछे करके वहां देखो, वहां एग्जाम्पल के साथ है। क्लास 2 में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, कैटेगरी 2 में क्लास 2 की, तो अगर कैटेगरी 1 के फादर जिंदा नहीं है तो कैटेगरी 2 पे जाएगा। अब कैटेगरी 2 में जो 4 लोग हैं, चारों को इक्वली मिलेगा। मैंने उस टाइम पे भी आपको ये बात क्लियर की थी कि अगर ध्यान से नहीं सुन के ऐसे पूछोगे तो मैं 1 सेकंड में जवाब दे दूंगी और उससे उतनी क्लियरिटी नहीं होगी। वहां पे मैंने इस चीज को ना 10 एग्जाम्पल दे के समझाया है, वहां ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी आपको। थोड़ा सा इसको देखना। हाँ नहीं जतिन, ऐसे नहीं करो, एग्जाम सब सर पे है, मैं तो बिल्कुल, थोड़ा अटेंटिव रहो। अगर कैटेगरी 2 है, 4 लोग हैं, तो ये चारों को जा रही है और मैंने प्रॉपर एग्जाम दिया है कि अमाउंट भी कितना कितना जा रहा है।
प्लीज बी अटेंटिव एवरीबडी, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एयर इन द स्केड्यूल। अब ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हम पहले ही समझ चुके हैं, ऑर्डर वही है जो सेक्शन नंबर 9 कह रहा है आपका कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर वही है कि क्लास 1 वाले एयर्स देखे जाएंगे सबसे पहले, और क्लास 1 के सारे एयर जो हैं इक्वल होते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी उसमें से जिंदा और प्रेजेंट होंगे, सबको इक्वल इक्वल पोर्शन मिल जाता है, ठीक है। और बाकी के फिर एयर्स का कुछ नहीं बचता, आगे 2 3 नहीं देखे जाते। लेकिन अगर 1 में नहीं होते तो फिर क्लास 2 में देखे जाते हैं। और क्लास 2 में क्या है, एंट्रीज हैं 1 से लेके 9 तक। क्या है क्लास 2 में, एंट्रीज हैं 1 से लेकर 9 तक। तो इनको प्रेफर किया जाता है। अगर पहली एंट्री में ही कोई जिंदा है तो नीचे की एंट्री को कुछ नहीं मिलेगा। अगर पहली एंट्री में कोई नहीं है तो सेकंड को मिल जाएगा, फिर नीचे कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से प्रेफरेंशियल ऑर्डर में चलता है। जबकि क्लास 1 में प्रेफरेंशियल ऑर्डर नहीं होता, सभी को समान माना जाता है, ठीक है। जो सेकंड एंट्री में है ना, फिर वो थर्ड एंट्री में अगर मान लो सेकंड भी डेड है तो थर्ड को देखा जाएगा। अगर फर्स्ट ही एंट्री में कोई जिंदा है तो नीचे से हमारा मतलब ही क्या है फिर, ठीक है। और ये इसी तरीके से आपका सक्सेशन चलेगा। तो ये 9 क्या कह रहा है आपसे कि हम क्या करेंगे सक्सेशन के लिए, कि सबसे पहले क्लास 1 देखेंगे। प्लीज बी अटेंटिव एवरीबडी। पहले हम क्लास 1 देखेंगे, और क्लास 1 में अगर मान लो 6 लोग जिंदा हैं अभी, तो 6 लोगों को इक्वल मिलेगा, कोई किसी को प्रेफर नहीं करेगा, 1/6 शेयर जाएगा। क्लास 1 के सभी लोग बराबर होते हैं और साइमल्टेनियसली उनमें शेयर डिवाइड होता है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है, ठीक है। और अगर क्लास 1 में कोई जिंदा ही नहीं होता तब हम क्लास 2 को देखते हैं। क्लास 2 में 9 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हैं हमारे फादर, और इस कैटेगरी में 4 लोग और हैं। तो अगर क्लास 1 में कोई जिंदा नहीं है और क्लास 2 में सिर्फ फादर जीवित हैं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को दे दी जाती है, इन लोगों को देखा भी नहीं जाता। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर क्लास 2 में फादर जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी जाती है, फादर को। इन लोगों को देखा भी नहीं जाएगा क्योंकि कैटेगरी 1 प्रेफर करेगी फिर। और मान लो अगर फादर जीवित नहीं है तो कैटेगरी 2 को दे दिया जाएगा। अब कैटेगरी 2 में 4 लोग हैं ना, तो चारों में कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, चारों के चारों इक्वल शेयर लेंगे, यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसके 4 हिस्से होंगे और चारों में बराबर बट जाएगी। और अगर कैटेगरी 2 में भी लोग जिंदा नहीं है तो फिर 3 4 5 6 जिसमें भी जिंदा होंगे उसको दे दिया जाएगा। इसमें जिंदा है तो इसको नहीं देखा जाएगा, इसमें जिंदा है तो इसको नहीं देखा जाएगा, फिर वो है कि जिसमें भी जिंदा है। और चाहे एक कैटेगरी में कितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं ना, तो 10 को बराबर हिस्सा मिलेगा एक कैटेगरी के। अब बताओ सेक्शन 9 क्लियर लग रहा है? अब इतना ढंग से सक्सेशन पढ़ लो कि दोबारा फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सक्सेशन ऐसी चीज है कि फिर इसमें हम उलझे ही रह जाते हैं। तो ऑर्डर समझ आया? अभी हम मेल की ही बात कर रहे हैं, प्लीज ये चीज भी अपने दिमाग में रखना कि हम सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं, अभी हमने फीमेल के बारे में कोई बात ही नहीं की है। ये जो क्लास 1 में जा रहा है, क्लास 2 में जा रहा है, एग्नेट्स में जा रहा है या कॉग्नेट्स में जा रहा है, ये सिर्फ मेल के में जा रहा है। अभी हम लोगों ने फीमेल का कोई जिक्र नहीं किया है। सेक्शन 8 9 10 सिर्फ मेल की बात कर रहा है, फीमेल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 9 भी हुआ हमारा। हाँ, तो मैं कोई केस बताने के लिए खड़ी हुई थी। केस का नाम था आपका श्रीमती दलजीत कौर
अलियास टोनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर AIR 2009 के। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या था ना, इसमें एक आदमी ने ना दो शादियां की थी। एक हिंदू मेल ने क्या कर दिया था, ये एक हिंदू मेल था, इसकी पहली शादी हो चुकी थी, फिर भी इसने हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद भी दूसरी शादी कर ली। अब कानून की नजर में क्या हुआ कि ये तो वॉइड हो गई। जब आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप इनसे तो शादीशुदा हैं, आप इनसे शादी कैसे कर सकते हैं? और अगर आप शादी करेंगे इनसे तो ये तो आपकी वाइफ नहीं मानी जाएंगी, इनको तो क्रॉस हम जिंदा पे नहीं लगा रहे, तो ये तो वॉइड है, तो इनका तो कोई स्टेटस नहीं है वाइफ का। इन्हें तो पत्नी समझा ही नहीं जाएगा वाइफ टू को। तो अब क्या होता है ना कि हस्बैंड की हो जाती है डेथ, अब प्रॉपर्टी देनी होती है, तो प्रॉपर्टी वाइफ वन को जानी चाहिए। विडो तो ये ही है ना। अब इन्हें विडो कैसे मानेंगे? इन्हें जीते जी वाइफ नहीं माना लॉ ने, तो इन्हें विडो तो तब मानेगा। ठीक है, जिस इंसान को जीते जी वाइफ ही नहीं माना गया लॉ की नजरों में, उसको विडो कैसे माना जा सकता है? तो ये तो विडो नहीं होंगी, ये तो सिर्फ क्या है, एक वॉइड मैरिज का हिस्सा है, जिनका इनकी जो डेथ हुई है हस्बैंड की लाइफ में कोई लीगल रोल नहीं है। हाँ, ये सही वेडेड वाइफ थी तो ये विडो है। अब बात क्या हुई कि जब शेयर्स देने की बारी आई, अब ये तो रहे नहीं कि ये कुछ कहते, तो इन लॉज ने सोचा इसको तो लॉ वैसे भी कोई वो नहीं दे रहा है लीगली, कोई भी किसी भी तरीके का दर्जा, ना वाइफ थी ना विडो है, तो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इन्हें भी शेयर ना देना पड़े और सारी प्रॉपर्टी हमारे ही पास रह जाए। बच्चे थे नहीं इनके, तो अब आपको पता है कि क्लास 1 में फिर मदर आती हैं। अगर विडो आएगी तो विडो और मदर दोनों हैं क्लास 1 में, फिर तो प्रॉपर्टी के दो हिस्से होते, एक हिस्सा विडो को जाता क्लास 1 में और एक हिस्सा मदर को चला जाता। लेकिन फिर इनके घर वालों ने सोचा कि इनको तो लॉ खुद ही नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लॉ इनको भी ना पूछे तो क्लास 1 एयर में सिर्फ मदर बचेंगी, यानी इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मदर को मिल जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कोर्ट में जाकर कि जो लेडी है ना ये अनचेस्ट है, यानी इनका कैरेक्टर खराब है, ये अनचेस्ट है, इनका कैरेक्टर खराब है, इनको इनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी मत दो, ये अपने हस्बैंड से फेथफुल नहीं थी। अब अगर चेस्टिटी पे बात करते, कभी एक्सक्लूड करते, तो हस्बैंड करते, विल करके जाते कि भाई मेरी प्रॉपर्टी से एक पैसा मेरी वाइफ को मत देना, तो वो अलग बात होती। इन लॉज कौन होते हैं? तो इस केस में क्या कहा गया, कोर्ट ने कहा कि अनचेस्टिटी कोई ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि आप इनको हस्बैंड की विडो ना मान के इनका हिस्सा नहीं दो। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अनचेस्टिटी बिल्कुल ग्राउंड नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कोई भी पति की प्रॉपर्टी में शेयर मिलने से। समझ रहे हो बात? अनचेस्टिटी से आप इसका विडो होने का दर्जा नहीं हटा सकते, और ये विडो है तो ये क्लास 1 एयर हैं। अब क्लास 1 एयर में मिस्टर एच के विडो प्लस मदर हैं, बस बच्चे बच्चे इनके हैं नहीं, तो प्रॉपर्टी के दो हिस्से होंगे, आधा विडो को जाएगा और आधा मदर को जाएगा। अनचेस्टिटी के नाम पे आप इनका हिस्सा खा के सारा हिस्सा मदर को नहीं दे सकते हो, और इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये आगे के सेक्शन में है। सोचो कि यहाँ तक तो बात ठीक है और हमें पता है कि बच्चे नहीं हैं अभी तक। लेट्स से कि बच्चे उनके जो नहीं हैं, ये जो मिस्टर एच हैं, इनके बच्चे जो नहीं हैं वो वाइफ 1 से नहीं है। समझ रहे हो? वाइफ 1 से नहीं है इनके बच्चे, इनके तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, ये बस अब विडो हो चुकी हैं। लेकिन वाइफ 2 का एक बेटा है। अब स्टोरी की दिक्कत क्या है, प्लीज बी अटेंटिव एवरीबॉडी, ये छोटे छोटे प्री के क्वेश्चंस हैं, फंस जाओगे। प्लीज बहुत अटेंटिवली सुनो कि जब सेक्शन कराऊं तो तुमको स्टोरी क्लियर हो। एक आदमी है जिसकी डेथ हो गई है, उसने अपने जीवन में हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद 2 शादियां की। एक पहली शादी थी जिसका लीगल स्टेटस है, उसकी डेथ के बाद वो उसकी विडो मानी जाएगी। एक दूसरी वाइफ है, हिंदू मैरिज एक्ट आ चुका है,
तो अब ये वाइफ नहीं मानी जाएगी, ये शादी वॉइड है और इस औरत का कोई वाइफ का दर्जा नहीं है। तो जब ये जीते जी वाइफ नहीं बन पाई तो डेथ के बाद विडो तो क्या ही बनेगी। ठीक है, इसको वाइफ वाला वाइफ नहीं समझा लॉ ने, विडो तो तब समझेगा। तो ये अभी हमारे पास फिलहाल की सूरत है। वाइफ 1 जो कि लीगल वेडेड वाइफ है, विडो है, इनका कोई बच्चा नहीं है। आई एम रिपीटिंग, इनको कोई बच्चा नहीं है। लेकिन ये जो वाइफ 2 है इनका एक बेटा है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो वाइफ 2 है ये वॉइड है इनकी शादी और ये वाइफ का स्टेटस नहीं रखती हैं। तो ये बच्चा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर शादी वॉइड भी है, जब हमने मैरिज पढ़ा था और वॉइड मैरिजेस पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर शादी वॉइड भी है तो बच्चा लेजिटिमेट होता। क्लियर कराई थी ये बात कि अगर मैरिज वॉइड है, आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज बी अटेंटिव, अगर मैरिज वॉइड है बच्चा फिर भी लेजिटिमेट है, क्योंकि बच्चे की क्या गलती है, बच्चा थोड़ी पेरेंट्स चुनता है, बच्चे ने थोड़ी जानबूझ के ऐसा 2 लोग चुने थे कि मुझे ऐसे घर में पैदा कर दो जिनकी शादी वॉइड है, तो बच्चे की गलती नहीं है। ये जो सन 1 है ना ये लेजिटिमेट है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट सन माना जाएगा। हाँ, ये ना तो कभी वाइफ बन पाई, ना तो ये कभी वाइफ थी और ना ही ये डेथ के बाद कभी विडो हो पाएंगी उनकी, मिस्टर एच की। ठीक है, ना तो ये अपनी उनके जीवन में कभी उनकी वाइफ का लीगल स्टेटस ले पाएंगी और ना ही उनकी डेथ के बाद ये कभी उनकी विडो बन पाएंगी। ये हमेशा एक नॉर्मल लेडी रहेंगी जिनका इनके साथ इलेजिटिमेट रिलेशनशिप रहेगा और कानून की नज़र में इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन ये जो बच्चा है ये एक वॉइड मैरिज का बच्चा है, मगर कानून बच्चे को लेजिटिमेट मानता है। अब आ जाओ दोबारा सक्सेशन पे। तो एक क्लास 1 एयर में एक तो विडो होती है, एक क्लास 1 एयर में मदर होती है और क्लास 1 एयर में ही सन भी तो होता है। क्लास 1 ईयर की लिस्ट में सन, डॉटर, विडो, मदर और फिर वो प्रीडिसीज सन, डॉटर, वो सब है। लेकिन क्लास 1 की कैटेगरी में विडो, मदर और सन 3 है। तो लॉ कहता है कि भले ही आप ये जो वाइफ 2 हैं, मैं इसको ना तो वाइफ, लॉ कह रहा है कि मैं ना तो इसको वाइफ मानूंगा इनके जीते जी और ना ही इनकी विडो मानूंगा इनके मरने के बाद। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल लेजिटिमेट है, भले ही ये वॉइड मैरिज का है लेकिन ये लेजिटिमेट सन है। तो अब जो ये एच की प्रॉपर्टी है ना, इसके 2 हिस्से नहीं होंगे। क्लास 1 एयर में 3 लोग जिंदा हैं, क्लास 1 एयर में विडो, मदर और सन भी जिंदा है। भले ही इनकी माता जी कभी वाइफ नहीं हो, विडो नहीं हो, लेकिन ये सन है, ये लेजिटिमेट सन है। तो 1 2 3 हिस्से होंगे। यहां तक कि अगर ये जो वाइफ 1 है इनको भी एक बेटा होता, ये तो लेजिटिमेट वाइफ है, जीते जी वाइफ थी और उनकी डेथ के बाद विडो हो गई, तो इसका स्टेटस इसके स्टेटस से इक्वल होता। ऐसा नहीं है इसको प्रेफर किया जाता, इसको नहीं प्रेफर किया जाता। फिर प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होते। फिर जो आपकी क्लास 1 एयर में जिंदा होते वो 4 लोग जिंदा होते, विडो, मदर, सन 1, सन 2। फिर इस इंसान की जो प्रॉपर्टी, जो एक हिंदू मेल है, इसकी जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता वो 4 लोगों में जाता। 4 लोग कौन है? विडो, मदर, सन और सन 2। तो ये आगे के सेक्शंस में आएगा। ये स्टोरी क्लियर है या एक बार रिपीट करूं? जस्ट राइट डाउन, क्लियर है या एक बार रिपीट कर दो, बताइए। यहाँ तक एक बार रिपीट करना है या क्लियर लग रहा है? ये स्टोरी क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्टोरी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब हम आते हैं आगे के रूल पे। सेक्शन नंबर 10 पे आते हैं अब हम। सेक्शन 10 कहता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। अब हमने क्या क्या समझ लिया कि अगर एक हिंदू मेल की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी के सक्सेशन के लिए सबसे पहले क्लास 1 के एयर देखे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ 2 डायरेक्ट हो, क्लास 1 क्लास 2 भी खुल रहा हो। एक सेकंड दीजिए।
इसमें मुझे क्लास 2 है। अब इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, यहाँ पे हम ना क्लास 1 क्लास 2 खोल लेते हैं क्योंकि वो बहुत नीचे, इतना नीचे जाना पड़ता। अब ये बार बार ना इतना नीचे आना पड़ता तो वो हो नहीं पा रहा था। चलो ये क्लास 1 क्लास 2 है और ये हमारा सेक्शन है जो चल रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बेसिकली हमने अभी तक ये देखा है कि क्लास 1 में सबसे पहले अगर एक हिंदू मेल है और उसकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जाती है वो जाती है क्लास 1 एयर को। ठीक है, तो अभी तक हम वहीं रहेंगे और हम ये सोचते हैं कि क्लास 1 एयर में सभी लोग जिंदा हैं, या मतलब ऑलमोस्ट लोग जिंदा हैं, तो जो लोग जिंदा हैं उनको मिल जाएगी। तो इसके आपको ना 4 रूल्स दे रखे हैं। अब पहले ये करने से पहले एक बार क्लास 1 एयर पे नजर डालो। क्लास 1 एयर में आप क्या देखोगे कि कौन है, सन है, डॉटर है, विडो है और मदर है। ठीक है, ये 4 लोग तो एज इट इज हैं। उसके अलावा सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, यानी एक पोता जिसके पिता मर चुके हैं, या फिर एक पोती जिसके पिता मर चुके हैं। ठीक है, फिर सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, ये सारी चीजें आगे आगे करके इंक्रीज हो रही हैं। तो ये हमारे क्लास 1 एयर में है। अब अगर आप रूल 1 पे आएंगे तो अब चिंटू को ही वापस लाते हैं। चिंटू की ही प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है और वो अनमैरिड चिंटू नहीं रहा। तो रूल 1 के हिसाब से जो इंटरस्टेट चिंटू था उसकी जो विडो है, अब चिंटू कोई विल नहीं करके गया कि इस हिसाब से दे देना। देखो अगर चिंटू विल करके चले जाएंगे तो फिर इस एक्ट का सवाल ही नहीं बचेगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हम कर ही नहीं रहे होंगे प्रॉपर्टी का। फिर तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जैसे जैसे चिंटू कहकर गए थे वैसे हो जाएगा। तो जो इंटरस्टेट की विडो है, यानी जो चिंटू की विडो है यहाँ पे, तो क्या होगा अगर एक से ज्यादा विडो हैं तो ऑल विडोज टुगेदर शेल टेक 1 शेयर। क्लास 1 में विडो दे रखी है आपको, तो अगर एक बात सुनो, मान लो चिंटू के ये लोग जिंदा नहीं हैं, चिंटू की लाइफ में ये 4 लोग जिंदा हैं, सन डॉटर विडो मदर। कौन कौन जिंदा है चिंटू की लाइफ में, सन डॉटर विडो मदर। चिंटू की प्रॉपर्टी कितने की थी, 50 करोड़ की थी। क्लास 1 एयर को जानी है, चिंटू एक हिंदू मेल है तो चिंटू की प्रॉपर्टी किसको जानी है, क्लास 1 एयर को जानी है। तो कौन कौन है, सन डॉटर विडो और मदर। तो ये 50 करोड़ कितने लोगों में बढ़ जाएंगे, 4 लोगों में। ठीक है, तो ये चला जाएगा। पहला तो पॉइंट ये क्लियर है कि अगर चिंटू एक, अगेन आई एम रिपीटिंग प्लीज बी अटेंटिव, अगर चिंटू एक हिंदू मेल है तो उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 एयर को दी जाती है। तो पहले देखा जाता है क्लास 1 एयर में कौन है। क्लास 1 में कौन कौन जिंदा है, सन डॉटर विडो और मदर, 4 लोग जिंदा हैं। तो चिंटू की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और 4 हिस्से, एक हिस्सा सन को दे दिया जाएगा, एक हिस्सा डॉटर को दे दिया जाएगा, एक हिस्सा विडो को दे दिया जाएगा और एक हिस्सा मदर को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से चिंटू की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 लोगों में बन जाएगी। लेकिन आपका रूल 1 कुछ और भी बताता है इसके अलावा। यहां तक तो हम क्लियर हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। क्लास 1 में जाती है पहले हिंदू मेल की प्रॉपर्टी, क्लास 1 में 4 लोग जिंदा हैं, 1 करोड़, एक प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर दो, चारों को दे दो। ये तो बिल्कुल सिंपल बात थी। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक बात सोचो, ये सारा मुद्दा रूल 1 का जो आके खड़ा हो रहा है ना, वो विडो पे हो रहा है। रूल 1, तो चिंटू की लाइफ हिस्ट्री समझते हैं थोड़ी सी। चिंटू कौन था, क्या था और उसकी लाइफ में कौन कौन था रूल 1 के हिसाब से। चिंटू था, और एक चीज देख लो साफ साफ, बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले की बात हो रही है। चिंटू ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की, वाइफ 1 और वाइफ 2। अब जब तक हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था तो वाइफ 1 भी लीगली वेडेड वाइफ है और वाइफ 2 भी। हिंदू मैरिज एक्ट से पहले एक हिंदू मेल एक से ज्यादा शादियां कर सकते थे और दोनों को ही, या जितनी भी उन्होंने अपनी लाइफ में शादियां की हैं, सभी लॉफुल वेडेड वाइफ होती थी और सबका स्टेटस समान होता था। तो अब चिंटू ने अपनी लाइफ में कितनी शादियां की, 2 शादियां की, वाइफ 1 और वाइफ 2 से। चलिए ठीक है, और
क्या है ना, सन डॉटर मदर। चिंटू का इनसे एक सन है और इनसे एक डॉटर है और चिंटू की खुद की एक मदर है। अब चिंटू का तो हो गया देहांत। अब चिंटू कौन है? एक हिंदू मेल है। यहां अगर हम चिंटू के बारे में समझें तो चिंटू कौन है? एक हिंदू मेल। और हिंदू मेल की प्रॉपर्टी किसको जाती है? क्लास 1 एयर को सबसे पहले जाती है। ठीक है, किसको जाती है हिंदू मेल की प्रॉपर्टी? क्लास 1 एयर को। और थैंकफुली क्लास 1 एयर में अगर लोग जिंदा होते हैं तो ना तो हम क्लास 2, अब जब क्लास 1 में ही लोग जिंदा हैं तो ना तो हम क्लास 2 को देखते हैं, ना हम एग्नेट को देखते हैं, ना हम कॉग्नेट को देखते हैं, इनके तो यही जीवित हैं। तो अब चिंटू की लाइफ में क्लास 1 में जिंदा कौन कौन है? चिंटू की मदर जो है वो भी क्लास 1 एयर है, चिंटू के जो सन हैं वो भी क्लास 1 एयर हैं, और चिंटू की जो डॉटर है वो भी क्लास 1 एयर है। तो इन तीनों को तो इनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना ही मिलना है। परेशानी की जड़ है चिंटू की दो विडो, विडो 1 विडो 2। अब यहाँ पे तो लिखा है कि विडो को हिस्सा मिलेगा। अब चिंटू की प्रॉपर्टी में बेटा, बेटी, विडो और माताजी चारों का हिस्सा है। अब चिंटू तो विडो 2 लिए बैठा है। अब जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है चिंटू की, अब सवाल ये उठ रहा है कि इस 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के हिस्से 1 2 3 4 5 होंगे, तो यानी 5 लोगों में बटेगी, क्योंकि क्या मदर क्लास 1 एयर नहीं है? डॉटर और सन भी क्लास 1 एयर है। अब जब शादी इनकी हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हुई थी, तो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले तो ये भी लॉफुली वेडेड वाइफ हैं, ये भी कानून की नजर में लॉफुली वेडेड वाइफ है। अब लॉफुली वेडेड वाइफ हैं तो विडो भी हैं लॉफुली। पहले वाले केस में तो हिंदू मैरिज एक्ट के बाद उस आदमी ने दूसरी शादी की थी तो दूसरी वाइफ वॉइड थी, लेकिन इसकी शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हो गई है, तो इसके तो 2 वाइफ दोनों एंटाइटल्ड है। अब सवाल ये है कि गिनती जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, 1 2 3 4 5 होगा, यानी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लोगों में बटेगी, सबको 1/5 मिलेगा। आंसर इज नो। ये क्यों गायब हो रहे हैं? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा? ऐसा कह रहा है आपका जो रूल 1 है, आपके सेक्शन नंबर 10 का जो रूल 1 है, वो आपसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो 2 वाइफ है ना इसकी, और ये जो 2 विडो हो गई हैं, इनको 2 अलग अलग पर्सन नहीं समझा जाएगा, इनको मिलाकर एक गिना जाएगा, यानी 1 2 3 और ये चौथी पर्सन मानी जाएगी। ये दोनों वाइफ को लॉ सोच लेगा एक ही इंसान है। तो अब डिवीजन ऑफ शेयर कैसे होगा? डिवीजन ऑफ शेयर अब कुछ इस तरह होगा कि कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1/4 ले लेंगी मदर, 1/4 ले लेंगी डॉटर, और 1/4 ले लेंगे सन। ओह माय गॉड, ये यहाँ भूत है क्या? 1/4 ले लेंगे सन, और दोनों वाइफ को मिलाकर दे दिया जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये जो 1/4 इन्हें एक सिंगल एंटिटी मान के मिला ना, तो ना तो इसका ज्यादा है ना इसका ज्यादा है, इक्वल है। अगर इन दोनों का 1/4 का हिस्सा बैठता है 10 करोड़, तो दोनों को 5-5 करोड़ इक्वली बांट लेने हैं आपस में। ये जो 1/4 शेयर आया ना, इनको एक इंडिविजुअल वाइफ समझ के इसमें जितनी भी रकम आएगी वो इन दोनों में बराबर बांट दी जाएगी, क्योंकि विडो चाहे 2 हो, 3 हो, 6 हो, 50 हो, उन सबको कानून की नजर में एक सिंगल एंटिटी मान लिया जाता है। तो उनको एक ही मान के शेयर आएगा। क्या माना जाएगा? कि चिंटू की एक माता जी थी, चिंटू के एक सन थे, चिंटू की एक डॉटर थी, और चिंटू की 2 विडो थी, जो कि कानून की नजर में एक सिंगल इंसान है। तो 1/4 शेयर मदर का, 1/4 शेयर डॉटर का, 1/4 शेयर सन का, और 1/4 शेयर किसका? दोनों विडो का। अब 1/4 शेयर में मान लो 12 करोड़ आए हैं,
ठीक है, तो 12 करोड़ 1/4 शेयर में आए हैं, तो 12 करोड़ में 6 करोड़ हो जाएगा हमारी विडो 1 का और 6 करोड़ हो जाएगा हमारी विडो 2 का। दोनों इक्वल हैं, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। यहां तक क्लियर हो? इसको इसके ही वर्ड्स में देखते हैं एक्ट क्या कह रहा है इसके बारे में। एक्ट कह रहा है द इंटरस्टेट्स विडो, जो चिंटू की विडो हैं, इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, अगर एक से ज्यादा विडो हैं, तो चिंटू की एक से ज्यादा ही तो थी, विडो 1 भी थी चिंटू की और विडो 2 भी थी चिंटू की, तो ऑल द विडो टुगेदर, एक साथ उनको एक शेयर मिलेगा, 1 शेयर, जो भी उनका हिस्सा बनता है माना जाएगा एक ही विडो है और वो आपस में आधा आधा बांट लेंगी। ठीक है, तो रूल नंबर 1 आपका ये कहता है ना। चलो ओके पारुल तथागत, तो रूल नंबर 1 तो आपका ये कह रहा है कि सभी एक शेयर मिल जाएगा दोनों को और बांट लेंगी, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, सन को अलग शेयर मिला एक और डॉटर को अलग मिला, मदर को अलग मिला एक शेयर, तो वो यही कह रहा है कि बेटे को बेटी को मदर को सबको अलग अलग एक शेयर मिल जाएगा, तो हमने भी तो दे दिया। सेकंड में क्या कह रहा है, द सर्वाइविंग सन्स डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक 1 शेयर, तो हमने भी तो ऐसे दिया है, तो जो चिंटू थे उनके सन ने भी एक शेयर लिया है, डॉटर ने भी लिया है, मदर ने भी लिया है, दोनों विडो को एक मान के एक शेयर इन्होंने दे दिया है, तो प्रॉपर्टी 5 भागों में नहीं बटी 4 भागों में बटी, और मदर का तो अकेली का एक शेयर था, बेटी का भी अकेली का एक शेयर था, बेटे का भी अलग एक शेयर था, इन दोनों का मिला के एक शेयर था, आधे आधे बांट लेंगे आपस में। यही आपका कह रहा है रूल 2, है ना। और रूल 3 क्या कह रहा है, द heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them 1 share। अब सोचो कि इस स्टोरी में थोड़ी सी ट्रेजेडी हो जाए, और ट्रेजेडी भी कैसी, ये जो सन था ना इसकी डेथ हो चुकी हो और इसके एक सन हो और इसके एक डॉटर भी हो, तो फिर क्या वही जो मैंने आपको पहले समझाया था यही प्रिज्यूम किया जाएगा जिंदा है, इसको एज अ ब्रांच समझ के जो 1/4 शेयर मिल रहा था ना, इसको 1/4 शेयर मिल जाएगा और इसके दोनों बच्चे आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको एक शेयर देंगे इसको एक शेयर देंगे, नहीं, मिलेगा हमारे सन 1 को ही एक शेयर, तो इसका जो 1/4 बन रहा था जिसमें 12 करोड़ आ रहे थे, तो वो 12 करोड़ में आधे ये ले लेंगे आधे ये ले लेंगे, पिता की ही तो डेथ हो गई है, सेम इसके साथ होगा, अगर इसकी डेथ हो जाती है और इसके 2 बच्चे हैं तो फिर क्या है, ये जो 1 शेयर मिल रहा था मिलेगा भाई, इनको 1 2 नहीं गिना जाएगा, इनकी डेथ हो चुकी है तो 1/4 इनको एज अ ब्रांच मिल जाएगा, तो आधा आधा बांट लेंगे ये दोनों आपस में। बताइए यहां तक कुछ दिक्कत? बच्चे अगर 10 होंगे तो 10 के 10 को नहीं मिलेगा। हाँ, चिंटू के 10 बच्चे होते तो बात अलग, चिंटू के बच्चों की बात हो रही है। बताओ मुझे, प्लीज बी ऑनेस्ट, और अगर कहीं कुछ रह गया है तो यू कैन आस्क। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से करो, फिर अगर कुछ रह जाता है तो यू कैन आस्क कि हाँ ये चीज क्लियर नहीं हुई है, यू कैन आस्क, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को परेशान लेकर मत जाना, सक्सेशन अब क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से भी और लाइफ के पर्पज से भी। अब आगे प्रैक्टिस करोगे, जज बनोगे, कुछ भी होगा तो सक्सेशन बार बार थोड़ी पढ़ोगे। क्लियर हो ना? कुछ भी अगर यहाँ तक रह गया है आपका रूल 3 तक, इसका फोर्थ भी यही कह रहा है कि देखो अब इक्वल पोर्शन ही, अब ये जो 2 बच्चे हैं इसके पिता की डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टी तो वही 4 लोगों में जानी चाहिए, इसको 5 6 थोड़ी गिनोगे आप, तो वही आपका इसका रूल 4 भी यही कह रहा है कि उसी हिसाब से बटेगा। पढ़ लेना इसको बस एक बार, जो एयर्स हैं उनमें इक्वली बटेगा। तो अब तो हम क्लियर हैं यहाँ तक। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे आपका सेक्शन नंबर 11 से। तो आधा घंटा है आपके पास, खाना वाना खाओ, पानी पियो, रेस्ट करो थोड़ा, और आधा घंटे बाद ये शुरू करते हैं, और अब हम 6 सेशन कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट हाफ में। और एक और, खाना खाते खाते इसको गो थ्रू कर लो। रूल नंबर 3 समझ नहीं आया? 1 मिनट।
लेट मी सी क्या है रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 पढ़ने दो। द heirs in the branch of each predeceased son predeceased daughter shall take between them one share। देखो ये आदमी था चिंटू, चिंटू के एक बेटा था और एक बेटी थी। अब चिंटू की हो गई डेथ, तो चिंटू का एक शेयर तो बेटे को मिलना था, एक शेयर बेटी को मिलना था, लेकिन चिंटू के बेटे बेटी के भी एक सन और एक डॉटर थी। अनफॉर्चुनेटली चिंटू का जो बेटा था इसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब क्या होगा, क्या ऐसे गिना जाएगा 1 2 3? ऐसे नहीं गिना जाएगा, चिंटू को ही ब्रांच मान के गिना जाएगा। तो एक हिस्सा तो डॉटर को मिल जाएगा यानी हाफ, और एक हिस्सा मिल जाएगा आपके सन को जिनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर ये जो हाफ है ये दोनों बच्चे आपस में बांट लेंगे आधा आधा। वो सिर्फ ये मना कर रहे हैं कि ऐसे मत गिनो कि चिंटू की एक डॉटर, चिंटू का एक ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ऐसे मत गिनो, उनके माता पिता के हिसाब से गिनो उनको। इसको एक ब्रांच मान के गिनो, इसी की तो डेथ हुई है, इनको इसका जो शेयर बनता था वो शेयर दे दो, बच्चे आपस में बांट लेंगे। सिर्फ इतना कह रहा है। अब बताओ, अब क्लियर लगा? क्लियर? क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता तो फिर तो वो सर्वाइवरशिप हो जाता है, इसको एक इसको एक इसको एक, ऐसे नहीं जाएगा शेयर इसका। हाँ, खुद के चिंटू के जितने भी बच्चे होंगे उन लोगों को गिन। बताओ अब क्लियर हो? ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन सब अपने माता पिता से जाने जाएंगे, एक शेयर जाएगा, उन्हें आपस में बांटना पड़ेगा। खुद के बच्चों को मिलता है एक एक शेयर क्लास 1 ईयर में। बताओ जतिन, क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट हाफ में मिलते हैं। प्लीज इसको गो थ्रू करना, अगर कुछ भी रह गया है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।